मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ। आखिरकार मैं एसीओ के सब्स्टिट्यूट सू बैंकिंग के रूप में दोबारा जन्म ले लिया। ओरिजिनल वाइफ के दुखद अंत के बारे में सोचते हुए मैंने तुरंत डिवोर्स एग्रीमेंट पर अपना नाम साइन कर दिया। एसीओ का चेहरा तुरंत उतर गया। चिंसू, क्या तुमने अच्छे से सोच लिया है? मेरे दिल में एक चुभन सी हुई। मैंने तुरंत अपना वॉलेट छिपा लिया। मजाक कर रहा हूं, ये करोड़ों की सेपरेशन फी है। मैं एक पैसा भी वापस नहीं करने वाला। हॉस्पिटल के बेड पर 3 दिन पड़े रहने के बाद मैंने आखिरकार इस री इनकारनेशन की सच्चाई को स्वीकार कर लिया। एक आम कॉलेज स्टूडेंट दोबारा जन्म लेकर एक सीईओ नोवेल के खलनायक सेकंड मेल लीड और सीईओ के सब्स्टिट्यूट बन गया। अपनी अमीर और ताकतवर फैमिली के भरोसे वो हमेशा मनमानी करता था। ओपनिंग सेरेमनी में उसे पहली नजर में फीमेल लीड सू बैंकिंग से प्यार हो गया। उस दिन के बाद से उसने हर तरीका अपनाकर उसका पीछा किया और उसे मजबूर करके मुझसे शादी करवा ली। सू बैंकिंग एक टिपिकल कैंपस नोवेल की फीमेल लीड गरीब परिवार से थी, लेकिन बेहद खूबसूरत और हर मामले में बेहतरीन। उसके पिता अपाहिज थे। उसकी माँ यूरेमिया से पीड़ित थी। अपने परिवार के इलाज का खर्च जुटाने के लिए आखिरकार उसने हार मान ली और मुझसे शादी कर ली। शादी के 5 साल वो एक अनजान कर्मचारी से बिजनेस की दुनिया की नई बड़ी शख्सियत बन गई। हमारा रिश्ता दिन ब दिन और खराब होता गया। सू बैंकिंग भी धीरे धीरे मेरे कंट्रोल से बाहर निकल गई, लेकिन मैं फिर भी अंधा और घमंडी बना रहा। आखिर एक दिन मैंने उसके फर्स्ट लव को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। सू बैंकिंग अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने मुझसे डिवोर्स मांग लिया। उसी समय मेरा कार एक्सीडेंट हो गया। तीसरे दिन सू बैंकिंग मुझसे मिलने आई और सीधे मेरे ऊपर डिवोर्स एग्रीमेंट फेंक दिया। उस औरत की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी और उसकी आंखों में साफ अधीरता थी। टियोचन, तुम्हारा तमाशा खत्म हो गया। लेकिन फिर भी उसका चेहरा देखते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कोई हैरानी नहीं कि असली प्रोटोगोनिस्ट उस पर इतना फिदा था। यह चेहरा सच में बेहद खूबसूरत था। मैंने डिवोर्स एग्रीमेंट उठाकर देखा। उसमें जो प्रॉपर्टी मुझे मिलने वाली थी उसे देखकर मेरा दिल लगभग रुक गया। धत्त तेरे की, मैं तो अमीर बन गया। ओरिजिनल प्रोटोगोनिस्ट का परिवार बहुत अमीर था, लेकिन वो जालिम, घमंडी और मनमौजी था। उसके छोटे भाई हर मामले में उससे बेहतर थे, इसलिए कंपनी की इनहेरिटेंस में उसका कोई हिस्सा नहीं था। और दूसरी तरफ सू बैंकिंग, जिसने कुछ ही सालों में अपना बिजनेस खड़ा करके अच्छी खासी दौलत बना ली थी। डिवोर्स के बाद मिलने वाली सेपरेशन फी वाकई हैरान कर देने वाली थी। मेरी पिछली जिंदगी पूरी तरह बर्बाद थी। ऐसा बदले वाला अंत मिलना बिल्कुल जायज था। मुझे मिलने वाले पैसों का हिसाब लगाते हुए मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी खुशी दबाई। डर था कि अगर मैं मुस्कुरा दिया तो एसयू बैंकिंग को कुछ गड़बड़ महसूस हो जाएगी। फिर मैंने गहरी सांस ली और कहा, मैं डिवोर्स स्वीकार करता हूँ। सू बैंकिंग हैरान रह गई। शायद उसने सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा, लेकिन ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला था। उसे संभलने का मौका दिए बिना मैंने जल्दी जल्दी डिवोर्स एग्रीमेंट पर अपना नाम साइन कर दिया। सू बैंकिंग को शायद एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है और उसने भौहें सिकोड़ ली। मैंने सिर घुमाया और ढोल की तरह धड़कते दिल के साथ कहा, मैंने अच्छे से सोच लिया है सू बैंकिंग, अब हम दोनों एक दूसरे को आजाद कर देते हैं। उसके बाद कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। मैं दोबारा लेटने ही वाला था जब मैंने अपनी बची हुई जमा पूंजी गिनी तो देखा कि सू बैंकिंग अब भी चुपचाप मुझे देख रही थी। उसके हाथ में अब भी डिवोर्स एग्रीमेंट था। उसका जाने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। मैंने हैरानी से पूछा, तुम अभी तक गई नहीं? तुम्हारे शरीर की चोट अब भी ठीक नहीं हुई है, क्या तुम उससे मिलने नहीं जा रही? सू बैंकिंग का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। मैं थोड़ा घबरा गया, कहीं इस औरत को इतना सारा पैसा देने का पछतावा तो नहीं हो गया। लेकिन मेरा नाम तो पहले ही साइन हो चुका है, अब वो इससे मुकर नहीं सकती। और मेरी मौजूदा दरिया दिली को देखते हुए उसे मुझे पैसे देने ही चाहिए। जब सू बैंकिंग यूनिवर्सिटी में थी तब उसकी जिंदगी में एक व्हाइट मूनलाइट थी, सोनजिन नियन। अमीर घराने के यंग मास्टर श्याओ झान से अलग संजिन नियन शांत, समझदार और महत्वाकांक्षी थी। वो बचपन से ही एक सिंगल पेरेंट फैमिली में पली बड़ी थी, जहां आर्थिक हालात बहुत खराब थे, लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ा सपना था। हर मामले में वो बेहतरीन थी। एक मायने में वो और एसयू बैंकिंग एक ही तरह की इंसान थी। सिर्फ वही उसे सच में समझ सकती थी। सू बैंकिंग के लिए वो उसकी सोलमेट जैसी थी। अगर मैं बीच में नहीं आया होता तो उन दोनों का साथ होना बिल्कुल स्वाभाविक था। ग्रेजुएशन के बाद दोनों इसी शहर में साथ काम करती और मिलकर अपना खुशहाल घर बसाती। ओरिजिनल कहानी में चेनू लगातार सुन जिन्यंग को परेशान करती थी और हर वक्त उससे पंगा लेती रहती थी। आखिर में तो वो पागल सी हो गई और हिंसा तक करने लगी। उसके बाद एसयू बैंकिंग उससे पूरी तरह नफरत करने लगी और उसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। जिस किसी में भी जरा सी समझ होती वो जानता कि अगर कोई मेल लीड और फीमेल लीड को नाराज कर दे तो इस विलेन का अंजाम कितना भयानक होगा। इसलिए जब तक मौका है मैं पैसे लेकर यहां से भाग जाऊंगा। आखिरकार एसयू बैंकिंग ने जोर से दरवाजा बंद किया। मैंने अपनी छाती थपथपाई और लंबी सांस ली। इसका गुस्सा तो वाकई काफी तेज है, लेकिन जो प्रॉपर्टी मुझे मिलने वाली थी उसके बारे में सोचकर मैं फिर से खुश हो गया। आसमान से यूं पैसा बरसने जैसी किस्मत हर किसी को नहीं मिलती।
तभी मेरा फोन बजा। WCAT पर ह्यू किंग का मैसेज आया। उसके शब्द तानों से भरे हुए थे। सुना है आज आखिरकार एसयू बैंकिंग तुझसे मिलने गई थी। ये मेरी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त थी, एक अमीर घर की बिगड़ी हुई और जिद्दी यंग लेडी जिसे आमतौर पर बस खाना पीना और मौज मस्ती करना ही पसंद था। वो सू बैंकिंग को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और सू बैंकिंग भी उसे पसंद नहीं करती थी। दोनों एक दूसरे की कट्टर दुश्मन थीं, खासकर मेरे और एसयू बैंकिंग की शादी के बाद हमारे परिवारों का रिश्ता जुड़ गया था। उसके दादाजी भी बिना झिझक सू बैंकिंग की तुलना उससे करते थे, जिससे जियो किंगन के मन में सू बैंकिंग के लिए और भी ज्यादा नफरत भर गई। वो मुझे हमेशा लवफुल कहकर चिढ़ाती थी, हर बार मुझे अपने घर बुलाकर जंगली घास खोदने का काम करवाती थी। जाहिर है इस बार भी वो मेरा मजाक उड़ाने आई थी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी अपनी आजादी और अपने पैसों की प्लानिंग में बिजी हूँ। उदास होने का मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने ज्यादा सोचा नहीं और सीधे उसे डिवोर्स अग्रीमेंट की फोटो भेज दी। आज से तुम्हारा भाई ऑफिशियली सिंगल है, चलो मुझे खाना खिलाओ। जे किंगन ने तुरंत मुझे कॉल कर दिया। उसकी पहली लाइन थी, क्या तुम पागल हो गए हो? कितना अजीब लग रहा है। चेकअप के बाद मैंने महंगा सूट पहना और बाहर निकल आया। ही किंगन मुझे देखकर हंसते हंसते दोहरी हो गई। हॉस्पिटल में भी इतनी महंगी ड्रेस पहनकर कौन आता है? मैंने नाक सिकोड़ते हुए कहा, तुम क्या जानो, आज बहुत अच्छा दिन है। गो किंगन ने जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा और मुड़कर बाहर जाने लगी। अचानक उसकी मुलाकात सू बैंकिंग से हो गई। सू बैंकिंग की नजर कुछ पल के लिए उस पर रुकी। उसकी आंखें हमेशा की तरह ठंडी थीं। मैं उसके पास गया, मुस्कुराया और पूछा, आ गई? कार कहाँ है? सू बैंकिंग का चेहरा थोड़ा नरम पड़ गया। पार्किंग लॉट में है, चलो। गो किंगन अब और सहन नहीं कर पाई। उसने सिर घुमाकर मुझे ताने भरी मुस्कान से देखा। चेंसू, चेंसू, तुम मेरी कार में नहीं बैठोगे क्या? मैंने कहा, नहीं, मैं अभी सू बैंकिंग के साथ सिविल अफेयर्स ऑफिस जा रहा हूँ डिवोर्स करवाने। उसकी कार में जाना ज्यादा आसान रहेगा। ये कहते हुए मैंने हैरान खड़ी एसयू बैंकिंग को हल्का सा आगे धक्का दिया और कहा, अब भी क्यों खड़ी हो, चलो। हे गे किंगन ने ठंडी सांस छोड़ी और हंस पड़ी। क्या इतना जरूरी काम है? इतनी भी क्या जल्दी है? सू बैंकिंग ने होंठ टेढ़े करते हुए ताने से कहा, तुम तो हमेशा मेरे साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए बेचैन रहते थे। मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, असल में अगर तुम्हारे रात के लिए और भी प्लान है तो बेहतर है कि इसे जल्दी निपटा लें ताकि तुम्हारा टाइम खराब ना हो। सू बैंकिंग हमेशा से बहुत बिजी रहती थी। वो हफ्ते के दिनों में शायद ही कभी घर लौटती थी। मुझे पता था कि वो मुझे देखना नहीं चाहती। सच कहूं तो मेरा भी उसके साथ और उलझे रहने का कोई इरादा नहीं था। हर कोई अपने अपने घर जाए और अपनी जिंदगी एंजॉय करे, यही सबसे अच्छा है ना? जल्द ही मेरा और सू बैंकिंग का नंबर आ गया। हम अंदर जाने ही वाले थे कि अचानक एसयू बैंकिंग का फोन बज उठा। मैंने एक झलक देखी, कोलसुन जिनान की थी। सू बैंकिंग एक तरफ जाकर फोन उठाने लगी। मैंने उसे हल्की और बेहद नरम आवाज में कहते हुए सुना, तुम अभी भी बाहर हो? मुझे थोड़ा काम है। उसने मुझसे कभी भी इतनी नरमी से बात नहीं की थी। ये शादी शुरू से ही जबरदस्ती की थी। पूरे 5 साल हम दोनों हमेशा एक दूसरे को घूरते रहते थे। सुकून से साथ बैठकर खाना तक नहीं खा पाए। इतनी नरम और फिक्र भरी बात तो बहुत दूर की बात थी। स्टाफ ने 2 बार आवाज लगाई, करना है या नहीं? मैंने सिर हिला दिया। मुझे अचानक ओरिजिनल बॉडी के लिए थोड़ा दुख हुआ। सू बैंकिंग के दिल में उसकी सच में कोई जगह नहीं थी। मैंने ऊंची आवाज में पुकारा, सू बैंकिंग, पहले मेरी ये बात पूरी कर दो। सू बैंकिंग हमेशा सोन जिनन को सबसे पहले रखती थी। ओरिजिनल बॉडी ने इस बात पर न जाने कितनी बार झगड़ा किया था, लेकिन वो कभी नहीं बदली। ओरिजिनल बॉडी भी सच में बेवकूफ था। उसे सच में लगा कि वो सोन जिनन को हरा सकता है। ये तो खुद मुसीबत मोल लेना था। इस बार भी मैंने कहा, सू बैंकिंग, पहले मुझे चुन लो। वैसे भी बहुत जल्द वो अपनी व्हाइट मूनलाइट के साथ खुलकर रह सकेगी, है ना? सू बैंकिंग का चेहरा अचानक बदल गया। फिर उसने फोन पर कहा, पहले डॉक्टर जहां से अपना चेकअप करवा लो, मैं अभी पहुंचती हूँ। 20 मिनट बाद मेरे हाथ में बिल्कुल नया छपा हुआ डिवोर्स सर्टिफिकेट था। मैं खुशी के आंसू रो रहा था। मिल गया। मेरी इतनी बड़ी सेपरेशन कॉम्पेंसेशन अब मेरे हाथ में है। आज से घूमूंगा, पीऊंगा, अच्छा खाना खाऊंगा, मौज करूंगा और खुशी से जिंदगी जीऊंगा। मैंने पूरी ईमानदारी से सू बैंकिंग से कहा, सू बैंकिंग, धन्यवाद, तुम्हारे पैसों के लिए शुक्रिया, हमेशा के लिए अलविदा। जैसे ही मैं बाहर निकला, जियन आ गई। ये औरत एक चमचमाती लाल फेरारी चला रही थी, बहुत ही ज्यादा दिखावटी। उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। मैं खुशी खुशी उसकी तरफ चल पड़ा। अब मेरे पास पैसा है, अब मैं खुलकर खर्च करूंगा। अचानक मेरे पीछे से एसयू बैंकिंग की थोड़ी सुस्त सी आवाज आई। मैं तुरंत मुड़ गया। अभी एक बात और है। सू बैंकिंग ने अपने होंठ कसकर भींच लिए। एक पल के लिए समझ ही नहीं आया कि उसके मन में क्या चल रहा था। अगर ओरिजिनल बॉडी उसे इस तरह के अजीब एक्सप्रेशन के साथ देखती तो वो जरूर भागकर उससे साफ साफ पूछता, लेकिन अब मैं और कोई नाटक नहीं करना चाहता था। ठीक है, मैं चलता हूं। मेरे परिवार में मेरे जैसे बहुत से बच्चे हैं। मेल लीड और फीमेल लीड से जितनी जल्दी दूर हो जाऊं उतना ही मेरी खुशी की गारंटी है। मैं जीयू किंग की कार में बैठकर वहां से निकल गया। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। सू बैंकिंग वहीं खड़ी थी,
आते जाते लोगों की भीड़ के बीच, शांत और अजीब सी। सू बैंकिंग अब मुझे परेशान नहीं करेगी। आखिरकार मैं सच में आजाद हो गया, है ना? हियन लगातार मुझे घूर रही थी। तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता? मैंने कहा, मैं तो जन्म से ही बेफिक्र इंसान हूँ। तुम्हारी दुकान की सारी लड़कियां मेरे लिए बचा कर रखना। हियन पूरी तरह चुप रह गई। इस लड़की ने सच में तेरी बेवजह इतनी फिक्र की। मुझे पहले लगता था कि तू उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन डिवोर्स के बाद तेरे चेहरे पर तो सिर्फ खुशी ही खुशी दिख रही। मैंने सामने वाले को पायलट मिरर को घुमाया और अपना चेहरा ध्यान से देखने लगा। अब मेरी उम्र 28 साल है। हालांकि अचानक मेरी उम्र 10 साल बढ़ गई, लेकिन शुक्र है मेरा चेहरा अब भी हैंडसम और स्मार्ट है। सबसे जरूरी बात, मेरे पास पैसा है। मैंने सोचा, फिर समझाते हुए कहा, वो मुझसे प्यार नहीं करती तो फिर मैं भी उससे प्यार नहीं करूंगा। लाल जेड वाले दीपक का शागिर्द। जीन काफी देर तक मुझे देखती रही, इतनी देर कि मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी होने लगी। फिर उसने अचानक कहा, लगता है तुम्हारे कार एक्सीडेंट ने तुम्हें पूरी तरह बदल दिया है। मैंने चुपचाप कंधे उचकाए। शायद जब इंसान मौत के दरवाजे से वापस आता है तो उसे बहुत सी बातें समझ आ जाती हैं। जू किंगन हल्का सा मुस्कुराई। अगर ऐसी बात है तो आज रात मैं तुम्हें खुलकर खर्च करवाऊंगी। 2 घंटे बाद गो किंगन को अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था। तुमने अभी तक ऑर्डर पूरा नहीं किया। वो शराब की बात नहीं कर रही थी, वो दुकान की लड़कियों की बात कर रही थी। ओह नहीं, उन्हें बहनें कहना चाहिए। एक स्लिम बहन मेरे लिए शराब लेकर आई। मैंने वाइन का गिलास उठाकर कहा, आओ तुम भी अपने भाई के साथ। ये कहते हुए मैंने उसके कंधे पर हल्की सी थपकी दी। देखो तो सही, कितनी सारी खूबसूरत बहनें हैं। देखो, ये बहनें प्यारी भी हैं और खूबसूरत भी। इनमें से कौन मेरी एक्स वाइफ से कम है? ओरिजिनल बॉडी भी सच में। दुनिया में इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां हैं। मेरे पास पैसा भी है, मैं अमीर भी हूँ। फिर एक ही पेड़ पर लटक कर अपनी जान क्यों दूं? ग्यो किंग बेवकूफों की तरह हंस पड़ी। आखिरकार तुमने उसे छोड़ ही दिया। एक पतली सी बहन मेरे लिए शराब डालने लगी। ठीक है भाई, इसे ट्राई करेगा। मैं गिलास लेने ही वाला था कि ग्यो किंगन ने झटके से वो गिलास मुझसे छीन लिया। तुम इसे मिक्स करके नहीं पी सकते। तुम अभी अभी हॉस्पिटल से निकले हो। मैं बाद में तुम्हारे लिए एम्बुलेंस नहीं बुलाना चाहती। ये कहकर उसने उस लड़की की तरफ देखा। उस लड़की का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। उसने सिर झुकाकर माफी मांगी। सॉरी भाई, मुझे पता नहीं था। मैंने बड़े दिल से हाथ हिलाया। कोई बात नहीं, आज तुम्हारा भाई बहुत खुश है। फिर मुस्कुराकर मैंने दोबारा गेव किंगन की तरफ देखा। और तुम भी? आग सिर्फ तुम ही लगा सकती हो, दूसरों को दीपक जलाने भी नहीं दोगी। जब तुम्हारे छोटे छोटे बॉयफ्रेंड्स तुम्हें शराब पिलाते थे तब तुम कितनी खुश होती थी। अब मेरी बारी आई तो दिक्कत हो रही है। ही किंगन गुस्से में हंस पड़ी। दोनों बातों की तुलना मत करो। क्यों नहीं? मेरा दिल तो ब्रदर फू के पास है, वो जो चाहे कर सकता है। अचानक जे किंग ने फिर पूछा, वैसे क्या तुम्हारे घर वालों को पता है? मैं अचानक चुप हो गया। मैं ये बात पूरी तरह भूल गया था। कुछ बोलने से पहले ही हीगू किंगन सब समझ गई। मुझे पता था, तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं होगी। ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट का अपने परिवार के साथ रिश्ता कभी अच्छा नहीं था। उसके माता पिता जिद्दी और पुराने विचारों वाले थे। वो हमेशा उसके छोटे भाई को ज्यादा पसंद करते थे और उसका स्वभाव भी बागी था। शुरुआत में एसयू बैंकिंग से शादी करने के लिए उसने अपने परिवार से बहुत बड़ा झगड़ा किया था। बाद में जब सुयान का करियर उड़ान भरने लगा तो उसके परिवार का रवैया पूरे 180 डिग्री बदल गया। उन्होंने बार बार सुयान और उसके बीच होने वाले झगड़ों का दोष मुझ पर डालना शुरू कर दी। वैसे भी ये शादी शुरू से ही खराब थी और पहले वाले दिन भी अच्छे नहीं थे, लेकिन अब जबकि डिवोर्स हो चुका है तो मुझे किस बात का डर। अगले कुछ दिन मेरी उम्मीद से भी तेजी से बीत गए। मैंने आंटी से कहा कि सुयानके का सारा सामान पैक करके भिजवा दें। ये विला शुरू में ओरिजिनल मालिक के माता पिता ने उनकी शादी के तोहफे के रूप में दिया था, लेकिन सुयान कभी भी यहाँ नया साल मनाने नहीं आई। शायद यहाँ का हर कोना उसे ओरिजिनल मालिक द्वारा दी गई बेइज्जती की याद दिलाता था। शुरुआत में वो ज्यादातर समय कंपनी में ही रहती थी। बाद में जब उसका करियर आगे बढ़ा तो उसने कंपनी के पास ही एक अपार्टमेंट खरीद लिया। ओरिजिनल बॉडी एक बार वहां गया था और बदकिस्मती से वहां उसकी मुलाकात सन जिन्यान से हो गई। हालांकि सन जिन्यान ने तुरंत सफाई दी। उसने कहा कि वो सिर्फ बारिश से बचने के लिए कुछ देर के लिए वहां रुका था, लेकिन ओरिजिनल बॉडी के गुस्सैल स्वभाव को देखते हुए वो कैसे शांत रहता। उस बार उसकी और सुयानके की बहुत बड़ी लड़ाई हुई और दोनों पूरे 1 महीने तक एक दूसरे से दूर रहे। आखिर में ओरिजिनल बॉडी ही खुद हार मान गया, क्योंकि उसकी आंखों और दिल में सिर्फ सुयान ही बसती थी। अब सब ठीक है। ये 3 मंजिला आलीशान लग्जरी विला अब पूरी की पूरी मेरी है। सुयान का यहाँ ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन सब साफ करने के बाद भी मुझे घर थोड़ा खाली खाली लगा, इसलिए मैं तुरंत शॉपिंग करने निकल गया। फिर मैंने अपनी पसंदीदा दुकानों में ऑर्डर देना शुरू कर दिया। ये और ये नहीं, बाकी सब मेरे लिए पैक कर दीजिए। जी मिस्टर चेन। स्टोर मैनेजर का चेहरा खुशी से खिल उठा। कई अमीर लेडीज और जेंटलमैन मेरा सामान उठाकर मेरे पीछे पीछे चल रहे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बाहर निकलते ही मेरी मुलाकात सुयाकिन से हो जाएगी। मुझे देखते ही वो एक पल के लिए ठिठक गई और मैं उसके पीछे खड़े सन जिन्यान को भी देख चुका था। लगता है उसके पैर की चोट अब लगभग ठीक हो चुकी है। वो तो शॉपिंग मॉल तक भी आ
गया है। सुयान ने होंठ हिलाए और खुद ही बात शुरू की। मेरी माँ का जन्मदिन आने वाला है, इसलिए मैं उसे गिफ्ट चुनने के लिए यहाँ लाई हूँ। मैंने पलकें झपकाई। ये सब मुझे क्यों बता रही हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिष्टाचार के लिए मैं फिर भी विनम्र रहा, लेकिन मेरे जाने से पहले ही सन जिनयांग भी बोल पड़ा। उसके चेहरे पर थोड़ी माफी सी झलक रही थी। मिस्टर चेन, मुझे बहुत अफसोस है। मेरे पैर की चोट अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई, इसलिए मैंने यंकिन से मुझे यहाँ लाने में मदद मांगी। देख रहा हूँ आपने बहुत सारा सामान खरीदा है, उठाने में मुश्किल होगी। क्यों ना यंकिन आपकी मदद कर दे? मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस सुनो। क्या गजब बात करने का तरीका है। मुझे तुरंत याद आ गया कि सुयान केन ने मुझे ही दूर धकेल दिया था। घुमा फिरा कर वो मुझे कह रहा था कि मैं जलूं मत, और बड़ी दरियादिली दिखाते हुए सुयान केन को मुझे सौंप रहा था। मैं मुस्कुराया और कहा, जरूरत नहीं है, मेरी कार नीचे खड़ी है, और वैसे भी मिस सू को मेरी निजी बातों में परेशान करना ठीक नहीं होगा। सन जिनयांग एकदम हैरान रह गया। क्या? मैंने हैरानी से सुयान की तरफ देखा। मिस सू, आपने अभी तक मिस्टर सन को नहीं बताया कि हमारा डिवोर्स हो चुका है? सन जिनयांग ने हैरानी से सुयान की तरफ देखा। सुयान ने हल्का सा भौहें चढ़ाई। उसका चेहरा ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे अपनी निजी बातें सबके सामने बताना पसंद नहीं। मतलब वो घुमा फिरा कर मुझे ही दोष दे रही थी। मैंने बस इतना कहा। मैंने तो डिवोर्स की खुशी में 2 पार्टियां भी दे दी थी। थोड़ी देर रुक कर उसने धीमी आवाज में समझाया, मैं हाल ही में बहुत बिजी थी। पहले वो यही लाइन बोलकर मुझे मना लिया करती थी। कभी नहीं सोचा था कि किस्मत ऐसा पलटा मारेगी। अब यही ट्रीटमेंट सन जिनयन को भी मिल रहा था। लेकिन मेल लीड और मेल लीड एक जैसे नहीं होते। सन जिनयन के लिए ये खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं थी। उसकी नजरें कई बार एसयू बैंकिंग और मुझ पर घूमी। फिर माफी भरे लहजे में बोला, सॉरी, मुझे पहले ये बात पता नहीं थी। मेरा इरादा ये बात छेड़ने का नहीं था। उम्मीद है मिस्टर चेन आपको बुरा नहीं लगा होगा। बिल्कुल नहीं, अब उसका मुझसे कोई रिश्ता नहीं रहा। तो तुम दोनों आराम से शॉपिंग करो। दीदी, मेरा सामान उठा दो, काफी भारी है। तभी एसयू बैंकिंग अचानक बोली, रुको, मैं ले जाती हूँ। मिस्सू, क्या आपको अभी भी कुछ चाहिए? सु बांकिन ने भौहें सिकोड़ ली। शायद वो अभी भी मेरे इस अचानक बदले हुए रवैये की आदी नहीं हुई थी। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, माँ ने कल कहा था कि तुम बहुत दिनों से उनसे मिलने नहीं गए। ऐसा लग रहा था जैसे ये बात कहना उसके लिए मुश्किल हो, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो उनसे मिलने चले जाना। वो अपनी माँ की बात कर रही थी जो यूरेमिया से पीड़ित थी। उसकी माँ मुझे हमेशा बहुत पसंद करती थी, क्योंकि सु बैंकिंग ने उन्हें कभी नहीं बताया था कि उसने मुझसे मजबूरी में शादी की थी। बुजुर्गों की नजर में मैं एक अमीर यंग मास्टर जिसने सुई फैमिली की हालत की परवाह नहीं की। मेरी आंखों में सिर्फ सु बैंकिंग ही थी और मैं हर मामले में उसे अच्छा मानता था। शादी की शुरुआत में सु बैंकिंग को खुश करने के लिए मैं हमेशा उसकी माँ की देखभाल खुद करता था, ताकि उस बुजुर्ग महिला का दिल जीत सकूं। मुझे पता था यही मेरा आखिरी त्रुप का पत्ता था। सु बैंकिंग अपनी माँ की बहुत इज्जत करती थी, इसी वजह से शायद वो मुझसे इतनी आसानी से अलग नहीं होती। लेकिन मैंने सोन जीमन पर हाथ उठा दिया। मैंने उसकी आखिरी हद पार कर दी और अपना आखिरी पत्ता भी खो दिया। मैंने थोड़ा सोचा और हामी भर दी। ठीक है, तो कल चलूंगा। आखिर उस बुजुर्ग महिला की कोई गलती नहीं थी। सुबांकिन के चेहरे का तनाव थोड़ा कम हो गया। तो मैं कल सुबह तुम्हें लेने आ जाऊंगी। मैंने हाथ हिलाकर अपनी कार की कीज दिखाई। जरूरत नहीं, मेरे हाथ पैर सलामत है। मैं अपनी कार से खुद चला जाऊंगा। सुबैंकिंग और सोन हिनलिन दोनों के चेहरे एक साथ जम गए। अगली सुबह मैं सैनिटोरियम के लिए निकल पड़ा। ये हाई एंड सैनिटोरियम शहर के बाहरी इलाके में। यहाँ की फैसिलिटीज पूरी थी, सर्विस भी बहुत अच्छी थी। बेशक इसकी कीमत भी बहुत महंगी थी। मिस्टर चेन, आप आ गए। केयर गिवर ने बड़े विनम्र तरीके से मेरा स्वागत किया। बैंकिंग की तरफ की इंसान थी। उसे पता था कि मेरी और सु बैंकिंग की नहीं बनती, इसलिए वो भी मेरे साथ हमेशा ठंडा व्यवहार करती थी। सु की माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी। सालों की यूरेमिया ने उनके शरीर को बहुत कमजोर बना दिया था और उनका स्वभाव भी अब बहुत शांत हो गया था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि पिछले कुछ सालों से सैनिटोरियम में रहने के बाद उनकी हालत पहले से काफी बेहतर थी। सु बैंकिंग की नजर एक पल के लिए मेरे हाथ में पकड़ी हुई चीज पर ठहर गई। उसने होंठ सिकोड़ लिए। चेहरे पर हल्की सी नापसंदगी साफ दिख रही थी। अब तो एक केयर गिवर भी मुझे उसी नजर से देखती है, क्योंकि उसे पता है कि मैं चाहे जो भी करूं, आखिर में सु बैंकिंग को सिर्फ मुझसे नफरत ही होगी। चेनसुक, सु की माँ ने मुझे फेस मास्क लगाए देखा और पूछा, हाल ही में बहुत बिजी थे क्या? काफी समय से तुम दिखाई नहीं दिए। मैंने राहत की सांस ली। मुझे एहसास हुआ कि शुरू से आखिर तक मैं सिर्फ उनका इस्तेमाल ही कर रहा था, लेकिन वो अब भी यही सोच रही थी कि मैं सच्चा हूँ। उस बुजुर्ग माँ की भी कोई गलती नहीं थी। हाँ, थोड़ा बिजी था। मैं आपके लिए चिकन सूप लाया हूँ, बाद में जरूर पीजिएगा। लेकिन सु की माँ ने मेरा हाथ पकड़ ली। काफी देर तक मुझे देखती रही, फिर बड़ी सावधानी से पूछा, क्या बैंकिंग फिर से तुमसे नाराज हो गई? मैंने सिर हिलाकर न कहा, लेकिन माँ ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने बेबसी से एक लंबी सांस ली। बैंकिंग बचपन से ही जिद्दी रही है। उसे हर बात अपने दिल में दबाकर रखने की आदत है। अगर उसने तुम्हारा दिल दुखाया है तो माँ को बता देना, माँ उसे डांटेगी। मुझे और भी ज्यादा अपराध बोध होने लगा। असल में मैं उन्हें डिवोर्स के बारे में बताना चाहता था, लेकिन अब ये बात मेरे गले में ही अटक गई। मैं कह ही नहीं पाया। मैंने माँ के साथ खाना खाया, कुछ देर उनसे बातें भी की। जाने से पहले मैंने बहुत देर तक सोचा। आखिरकार मैंने कहा, मैं कुछ समय तक और बिजी रहूंगा। शायद मैं पहले की तरह बार बार आपके पास नहीं आ पाऊंगा। पहले आने की फ्रीक्वेंसी कम करूंगा।
फिर सही मौका देखकर आपको सब बता दूंगा। तब शायद आपके लिए ये बात स्वीकार करना आसान होगा। मैं ये बात हमेशा उनसे छिपाकर नहीं रख सकता। मैं रखना चाहता हूँ, लेकिन सू बैंकिंग कभी नहीं मानेगी। अगर मैं बार बार यहाँ आता रहा तो वो यही सोचेगी कि मेरे मन में अब भी उसके लिए कुछ है। माँ ने मेरा हाथ थपथपाया और मुझे दिलासा दिया, चिंसू तुम बहुत अच्छे लड़के हो। पहले जो कुछ हुआ उसमें गलती बैंकिंग की थी। हालांकि उसने मुझे कभी नहीं बताया, लेकिन मुझे पता है कि उसके दिल में बहुत पछतावा है। उसे तुम बहुत पसंद थे, और अब जब उसने अपना बच्चा खो दिया तो वो दुखी कैसे नहीं होगी। मेरा पेट जैसे मरोड़ खाने लगा। उस बच्चे की कोई गलती नहीं थी। यही वो बात थी जिसने ओरिजिनल प्रोटोगोनिस्ट और एसयू बैंकिंग के रिश्ते को पूरी तरह तोड़ दिया। हाँ, ओरिजिनल प्रोटोगोनिस्ट और सू बैंकिंग का पहले एक बच्चा था। ये बच्चा तब ठहरा था जब उसने हर तरीका अपनाकर सू बैंकिंग के मंगेतर होने और नशे में होने का फायदा उठाया। ये बच्चा सही तरीके से इस दुनिया में नहीं आया था, लेकिन ओरिजिनल प्रोटोगोनिस्ट की नजर में यही सबसे ताकतवर हथियार था जिससे वो सू बैंकिंग को हमेशा अपने पास बांध कर रख सकता था। जब सू बैंकिंग को अपनी प्रेगनेंसी का पता चला, एक तरफ उसे सोन जिन नियन के लिए अपने सफेद चांद जैसे प्यार, व्हाइट मूनलाइट के प्रति अपराध बोध था। दूसरी तरफ वो अपने ही खून के बच्चे को छोड़ भी नहीं सकती थी। आखिर में उसने बच्चे को चुना। उसका अपना बचपन बहुत मुश्किलों में गुजरा था, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा भी टूटे हुए परिवार में पैदा हो। वही समय था जब उसका ओरिजिनल प्रोटोगोनिस्ट के साथ रिश्ता सबसे अच्छा था। वो चुपचाप ओरिजिनल प्रोटोगोनिस्ट के खरीदे हुए पौष्टिक सप्लीमेंट्स खाती थी और पेरेंटिंग गाइड्स भी पढ़ती थी। वो सच में एक अच्छी माँ बनना चाहती थी। इसीलिए जब उसका मिसकैरेज हुआ तो उसने ओरिजिनल प्रोटोगोनिस्ट से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया। वैसे ये बात काफी अजीब थी। सू बैंकिंग के प्रेग्नेंट होने के बाद ओरिजिनल प्रोटोगोनिस्ट को लगा कि उसका रवैया बेहतर हो गया है, इसलिए वो और भी ज्यादा पॉजेसिव बन गया। वो चाहता था कि सू बैंकिंग हर समय उसके साथ ही रहे। जब भी सू बैंकिंग कोई बहाना बनाती, वो उसके पेट में पल रहे बच्चे का बहाना बनाकर उनके बीच का रिश्ता और मजबूत करने की कोशिश करता। इस वजह से सू बैंकिंग को बार बार झुकना पड़ता। ऐसा कई बार हुआ। आखिरकार सू बैंकिंग का सब्र टूट गया। एक बार उसे बिजनेस ट्रिप पर जाना था और उसके साथ जाने वालों में सन जिन नियन भी था। ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि किसी और को भेज दो और खुद घर पर रहकर अपनी प्रेगनेंसी का ध्यान रखो। सू बैंकिंग को लगा कि वो उसकी आजादी में दखल दे रहा है। वो पागलों की तरह शक करने वाला और बेहद पॉजेसिव इंसान था। दोनों की बहुत बड़ी लड़ाई हुई। चंसू, तुम इससे ज्यादा नॉर्मल नहीं हो सकते क्या? मैं जोर से दरवाजा पटककर कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन उसी रात ओरिजिनल बॉडी को खबर मिली। गुस्से और बच्चे को पहुंचे नुकसान की वजह से सू बैंकिंग का मिसकैरेज हो गया। सोचा जा सकता है उस दिन दोनों का रिश्ता पूरी तरह टूट गया। अगर उससे पहले सू बैंकिंग के दिल में ओरिजिनल बॉडी के लिए थोड़ी बहुत भावना बची भी थी, तो उसके बाद वो पूरी तरह ठंडी और बेरहम हो गई। वो फिर कभी उस घर में वापस नहीं आई जहां वो ओरिजिनल बॉडी के साथ रहती थी, और फिर कभी उससे किसी तरह का संपर्क भी नहीं रखा, जब तक कि ओरिजिनल बॉडी खुद सन जिनयांग को ढूंढने नहीं गया और उसे सीढ़ियों से धक्का नहीं दे दिया। यही आखिरी तिनका था जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। मैं कुछ देर तक चुप रहा, फिर कहा, सब कुछ खत्म हो चुका है। ओरिजिनल चेन मर चुका है। ये सारी बातें यहीं खत्म होती। नर्सिंग होम से निकलते वक्त मेरा मन बहुत भारी था। मुझे नहीं पता था ये उदासी सू की माँ की वजह से थी या ओरिजिनल चेन की वजह से। फिर मेरी ये उदासी अपने चरम पर पहुंच गई जब मुझे याद आया कि कार एक्सीडेंट में मेरी कार पूरी तरह खत्म हो चुकी है। मैंने मजबूरी में हेउ किंग को फोन किया और उससे एक कार उधार मांगी। ग्यू किंगन को यह बात बहुत बेवकूफी लगी। क्या मैं तुम्हारी चौफर हूँ? हर वक्त तुम्हारी बात सुनती फिरूं? मैंने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं पैसे नहीं दूंगा। मैंने हेउ किंग को बताया कि ये नर्सिंग होम बहुत सुनसान जगह पर है, यहाँ टैक्सी मिलना भी बहुत मुश्किल है। आखिरकार किंगन मजबूरी में आ गई। जब हम वापस घर पहुंचे तब तक रात हो चुकी थी और सबसे बड़ी बात, बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। मैं अपने सामने गिरती बारिश की चादर को देखता रहा। मैंने बड़ी मुश्किल से ग्यू किंगन को रुकने के लिए मनाया और उसे दूसरी मंजिल के गेस्ट रूम में ठहरा दिया। लेकिन अगली सुबह बहुत जल्दी किसी ने डोरबेल बजा दी। मैं आधी नींद में दरवाजा खोलने गया। बाहर एसयू बैंकिंग खड़ी थी। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि सीढ़ियों से कदमों की आवाज आई और गे किंगन की नींद से परेशान आवाज सुनाई दी। कौन है? सू बैंकिंग का चेहरा एक पल में ठंडा पड़ गया। उसका हर शब्द ऐसे निकल रहा था जैसे दांत भींच कर बोल रही। लगता है मेरे आने का सही समय नहीं है। मैंने तुम लोगों को परेशान कर दिया। मैंने आंखें घुमा ली। अच्छा है, तुम्हें भी पता है कि तुमने लोगों की नींद खराब की। और ये कैसा चेहरा बना रखा है? ये मेरा घर है। तुम तो सिर्फ मेरी एक्स वाइफ हो। तुम्हें गुस्सा होने का क्या हक है? ये ऐसा चेहरा किसे दिखा रही हो जैसे तुम्हें धोखा दिया गया हो। तुम तो बहुत पहले से मुझे चीट कर रही थी और मुझे जरा भी पता नहीं चला। मैं मुड़कर गेओ किंगन से बोला, कोई बात नहीं, तुम वापस जाकर सो जाओ। हेगे किंगन को पूरी प्रिंसेस सिंड्रोम वाली आदत है। वैसे भी कल बारिश की वजह से वो यहीं फंस गई थी। कम से कम मैं उसे एक अच्छी नींद तो लेने दूं। सू बैंकिंग को देखकर ग्योकिंग की नींद भी थोड़ी खुल गई। उसने आलस से मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेहमान आए हैं। अगर मैं वापस सोने चली गई तो ये बदतमीजी होगी। अंकल चेन, तुम भी लोगों को अंदर क्यों नहीं बुलाते? मैंने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने फिर एसयू बैंकिंग की तरफ देखा। उसे अंदर बुलाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं तुम्हारा बाकी सामान भी पैक करवा दूंगा। मैं इस घर को दोबारा गंदा नहीं करना चाहता। फिर से आंटी को सफाई करनी पड़ेगी। मैंने पूछा, मिस्सू, इतनी सुबह कोई काम था? सू बैंकिंग
का चेहरा हल्का हरा पड़ गया। साफ था कि जो किंगन की कुछ बातें उसके दिल पर लग गई थी, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर सकती थी। अगर पहले वाली बात होती तो वो ओरिजिनल बॉडी को एक इशारे में अपने साथ ले जाती, लेकिन अब उसकी हालत गे किंग से भी खराब थी। वो तो घर के अंदर तक नहीं आ सकती थी। फिर भी वो औरत बहुत धैर्य वाली थी। सू बैंकिंग भी इसका अपवाद नहीं थी। उसने गहरी सांस जू किंगन की तरफ दोबारा देखे बिना उसने अपनी जेब से एक कार की निकाली। तुम ये कल भूल गए थे। माँ ने मुझे जिद करके कहा कि मैं तुम्हें दे जाऊं। यानी वो यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि उसकी माँ ने कहा था। थैंक्स, मैंने कीज ले ली। असल में तुम्हें खुद आने की जरूरत नहीं थी, मेरे पास इसकी एक स्पेयर की भी है। सू बैंकिंग एकदम चुप रह गई। मैं कुछ सेकंड तक इंतजार करता रहा, लेकिन सच कहूं मेरे पास बिल्कुल भी सब्र नहीं था। उसे याद दिलाने के लिए मैंने कहा, मिस सू, आपको और कोई काम है? अगर सू बैंकिंग इतनी सी बात भी नहीं समझती तो वो आज इस मुकाम तक कभी नहीं पहुंचती। वो सब समझ गई। उसके लाल होंठ हिले, लेकिन एक शब्द भी नहीं निकला। मैंने सीधे दरवाजा बंद कर दिया। किंगन सीढ़ियों पर खड़ी मुझे देख रही थी। मैंने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? तुम अभी तक सोई नहीं? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? किंगन ने हाथ बांध ली, हल्का सा आंखें सिकोड़ कर बोली, कुछ नहीं, बस ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी एक्स वाइफ के साथ थोड़े ज्यादा ही बेरहम हो गए हो। मैं कुछ पल चुप रह गया। अगर तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो मत कहो। किंगन ने ठुड्डी ऊपर उठाई। चिंसू, मुझे मत कहना कि तुम्हें उसकी सोच समझ नहीं आई। मैंने पूछा, वो क्या सोच रही थी? किंग पीछे टिक गई और आलस से बोली, वो तुमसे मिलना चाहती थी, वरना वो इतनी सुबह सिर्फ तुम्हें कार की देने कभी नहीं आती, और मुझे इस घर में देखकर उसका चेहरा इतना खराब भी नहीं होता। मैंने उसका मौका छीन लिया। फिर गेओ किंग ने मेज पोश पर उंगलियां थपथपाई, जैसे बिना सोचे बोल रही हो। तुम्हें सच में बिल्कुल भी कुछ महसूस नहीं होता? मैंने पूछा, क्या महसूस करूं? क्या सिर्फ इसलिए उसके पास भाग जाऊं क्योंकि वो अब पीछे मुड़कर देख रही है? मुझे ये बात थोड़ी मजेदार लगी। जू किंगन मुझे देखती रही। उसकी आंखें हल्का सा कांपी, जैसे उसकी कोई नस खींच गई हो। मैं हंस पड़ा। मुझे तो लगता है कि मैंने डिवोर्स बहुत देर से लिया। अगर मुझे पहले ही पता होता कि वो कैसी इंसान है तो मैं बहुत पहले ही हार मान लेता। मैंने बेवजह इतना समय बर्बाद कर दी। किंगन को शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा कहूंगा। वो कुछ देर तक मुझे देखती रही, फिर अचानक हंस पड़ी। ठीक है चेनू, आखिरकार तुम्हें समझ आ ही गया। मैं बहुत खुश हो गया। अपने आप उसकी तारीफ कर बैठा। कहाँ तुमसे तुलना करूं तो मैं अभी भी बहुत पीछे हूं। असल खिलाड़ी तो तुम हो। हजारों मर्दों के बीच रही हो, लेकिन किसी ने तुम्हें छू तक नहीं पाया। किंगन एकदम चुप रह गई। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मेरा उन आदमियों से कोई रिश्ता नहीं है। मैं उन्हें दोबारा देखना भी नहीं चाहती। मैंने सिर हिलाया। समझ गया मिस, तुम तो बस उनके साथ दिखावा कर रही। तुम्हें अभी तक अपना सच्चा प्यार नहीं मिला है ना? नोवेल में अमीर और दबंग हेयरेस को आखिर में हमेशा अपना किस्मत वाला ट्रू लव मिल ही जाता है, और उसके पुराने सारे प्यार के कर्ज भी खत्म हो जाते हैं। जो किंगन ने मुझे बिना कुछ बोले घूरा, फिर आखिर में बोली, मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम जैसे बेवकूफ से बात करना बिल्कुल बेकार है। फिर वो वापस जाकर सो गई। मैं दोपहर तक सोता रहा। मुझे एक बहुत ही भयानक आवाज ने जगा दी। जब मेरी आंख खुली तो देखा कि मेरे फोन पर ढेर सारी मिस्ड कॉल्स और WIAT मैसेज थे। ये सब ओरिजिनल मालिक के माता पिता के थे। थोड़ा सा देखने के बाद मुझे समझ आ गया कि वो मुझसे क्यों संपर्क कर रहे थे। उन्हें अचानक पता चल गया था कि मेरा सू बैंकिंग से डिवोर्स हो गया है। तुमने सू बैंकिंग से डिवोर्स ले लिया? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि सू बैंकिंग की कंपनी अभी बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है, और हमारी भी उनके साथ कोऑपरेशन की बातचीत चल रही है। अब तुम चाहते हो कि हम ये सब कैसे करें? इतनी उम्र हो गई है फिर भी इतने जिद्दी हो? ऐसे ही डिवोर्स ले लिया? तुम्हें दूसरों की जरा भी परवाह नहीं। तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो। मेरा तुम्हारे जैसा कोई बेटा नहीं है। वही पुरानी बातें। मैंने कुछ देर बाद पढ़ना ही बंद कर दी। चलो पहले कुछ खा लेता हूँ। वाह, कितनी शानदार खुशबू आ रही। मैं हैरानी से टेबल पर रखे ढेर सारे खाने को देखने लगा, और ह्यूकिंग आराम से बैठकर खाना खा रही थी। ग्योकिंगन, तुम्हारे अंदर जरा भी जमीर नहीं है क्या? तुम जहर खा रही हो? ज्यूकिंग ने आलस से पलकें उठाई। अपने लालच पर कंट्रोल करो। जो टेकअवे में चोरी छिपे मंगवाती हूँ वो दूसरों से कहीं बेहतर होता है। फिर ज्यू किंग अचानक बोली, तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे फोन किया था, कह रहे थे कि उन्हें तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन तुमने कभी फोन नहीं उठाया। मैंने एक और शील्ड लगा दिया, मुझे पता है। जे किंगन ने एक पल के लिए अपनी चॉपस्टिक रोक दी, फिर मेरे फोन की तरफ देखा। क्या तुम घर वापस जाओगे? नहीं, जरूरत नहीं। उन्हें जो कहना है कहने दो। मैं जो करना था कर चुका हूँ। अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम बातें ही कर रहे थे कि फोन फिर से बज उठा। दूसरी तरफ से गुस्से से भरी आवाज आई, चेन, अभी तुरंत सू बैंकिंग के पास जाओ। उसे कहो कि तुमसे गलती हो गई, तुमने गुस्से में ऐसा किया था। उससे कहो कि वो फिर से तुमसे शादी कर ले। उस तेज आवाज को सुनकर मैंने फोन थोड़ा दूर कर लिया। फिर से शादी? आंटी, सच में आपकी सोचने की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। आपसे लड़ना या एसयू बैंकिंग के हाथों मर जाना, मुझे पता है इनमें से कौन ज्यादा खतरनाक है। चेन, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? आखिर मुझे जवाब देने का मौका मिला। हाँ, सुन रहा हूँ, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है। वैसे भी मैं ये नहीं कर सकता। दूसरी तरफ वाला और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। चेन, क्या अपने माँ बाप से बात करने का यही तरीका है? मैं कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आपने ही तो पहले कहा था कि आपका मेरे जैसा कोई बेटा नहीं है। भूल गए क्या? दूसरी तरफ तुरंत सन्नाटा छा गया। लग रहा था कि वो फिर से डांटना चाहता है। मैंने सीधे कहा, बस अब बहुत
बहुत हो गया, मैं अपनी बात साफ साफ कह चुका हूँ, मैं अब भी बिजी हूँ, किसी और दिन बात करेंगे। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया और सीधा उसे ब्लॉक भी कर दिया। पूरी ऑपरेशन अपनी आंखों से देखने वाली ही किंगन ने चॉपस्टिक नीचे रख दी, फिर मुझे सिर से पैर तक घूरते हुए बोली, कमाल है अंकल चेन, तुमने सिर्फ अपनी एक्स वाइफ को ही नहीं छोड़ा, अब तो अपने माँ बाप से भी भिड़ने लगे हो। मैंने मुंह में भरा हुआ मांस निगलते हुए अपने पेट पर हाथ फेरा। जहाँ जुल्म होता है वहीं विरोध भी होता है। ही किंगन ने नाक सिकोड़ ली। वो थोड़ा आगे झुकी, फिर बोली, तो इसका मतलब एक दिन मेरी भी बारी आएगी। मैंने उसकी सेल्फ अवेयरनेस की तारीफ करते हुए अंगूठा दिखा दिया। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। वो और ओरिजिनल मालिक बचपन से साथ बड़े हुए थे। उसे पुराने अंकल चेन का स्वभाव बहुत अच्छी तरह पता था। उसकी नजर में मैं जो कुछ अभी कर रहा हूँ उसे सिर्फ एक ही लाइन में समझाया जा सकता है, यानी मैं पागल हो चुका हूँ। लेकिन सच कहूँ, अगर कोई भी मेरी जगह होता तो क्या वो पागल नहीं होता। अगर तुम्हारे पास मेल लीड ओनरा नहीं है तो अपनी जान बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ। वैसे मेरे लिए नया घर भी देख देना। ये घर बुरा नहीं है, लेकिन बार बार लोग आकर परेशान करेंगे, बहुत झंझट है। सिर्फ एसयू बैंकिंग ही नहीं, ओरिजिनल मालिक का परिवार भी, सबके सब सिरदर्द है। आज तो मेरी उनसे पूरी तरह लड़ाई हो चुकी, कौन जाने कल फिर आकर मुझे परेशान करें। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। हिकिंगन ने जवाब दिया, ये काम मुझ पर छोड़ दो। हिकिंगन सच में तीसरी पीढ़ी की अमीर वारिस होने के लायक थी। मुझे जल्दी से यहाँ से निकालने की जल्दी में उसने मेरे लिए जो घर ढूंढा, उसका रेनोवेशन अभी अभी पूरा हुआ था। उसमें आज तक कोई नहीं रहा था। ये घर तुम्हारा है। उसकी एफिशिएंसी देखकर मैं बहुत खुश हूँ। उसी दिन मैं ही किंगन को साथ लेकर मालिक के पास गया और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। जितनी जल्दी हो सके प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवा दो और पुराने घर को मार्केट में बेचने के लिए डाल दो। मैंने मूविंग कंपनी को फोन किया। मजदूरों का एक झुंड लगातार ऊपर नीचे सामान ले जा रहा था। मैं एक तरफ खड़ा सब देख रहा था। सच कहूं, सामान पैक करते समय मुझे पता चला कि पहले वाले मालिक के पास बहुत ज्यादा चीजें थी। मिस्टर चेन, क्या हमें इन्हें ज्यादा पैसे देने चाहिए? इस डिब्बे में क्या है? बहुत भारी है। एक मजदूर तीसरी मंजिल से एक बड़ा कार्टन बॉक्स नीचे लेकर आया। वो डिब्बा बहुत अच्छी तरह पैक किया गया था। बाहर से बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि उसके अंदर क्या है। मैं उसे देखने ही वाला था कि तभी अचानक एक फोन आ गया। हेलो, क्या आप मिस्टर चेन बोल रहे हैं? यहाँ थर्ड पीपल्स हॉस्पिटल से बोल रहे हैं। आपकी पत्नी रास्ते में बेहोश हो गई थी। क्या आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ सकते हैं? मैं एक पल के लिए पूरी तरह हैरान रह गया। सू बैंकिंग बेहोश हो गई और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। उन्होंने गलत इंसान को फोन कर दिया है। मैं उसका पति नहीं हूँ। दूसरी तरफ की आवाज थोड़ी अलग हो गई, लेकिन ये नंबर मरीज के मोबाइल में इसी नाम से सेव था। तभी मुझे याद आया, जब सू बैंकिंग प्रेग्नेंट थी तो ओरिजिनल मालिक ने जिद करके उसके मोबाइल में अपना नाम बदलवा दिया था। उसने नाम बदलकर पापा अंकल चेन रखवा दिया था। सू बैंकिंग ने भी उस समय विरोध नहीं किया, इसलिए उसने उसे वैसे ही रहने दिया। किसने सोचा था कि डिवोर्स के इतने समय बाद भी वो ये नाम बदलना ही भूल जाएगी। वो कैसी है? पेशेंट को शायद हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है। जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसकी ओवरऑल कंडीशन ठीक नहीं है। बेहतर होगा कि आप जल्दी आ जाएं। समझ गया, लेकिन मैं अब भी थोड़ा बिजी हूँ। ऐसा कीजिए, उसके मौजूदा बॉयफ्रेंड को कॉल कर लीजिए। उसका नंबर उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में होना चाहिए। अगर कोई जरूरी बात हो तो सीधे उसी से संपर्क कीजिए। मैंने फोन काट दिया। फिर देखा कि लिविंग रूम में और भी बहुत सारे डिब्बे आ चुके थे। ये पैकिंग आखिर खत्म कब होगी? सब सामान बाहर रख दो, फिलहाल रहने दो। जब टाइम मिलेगा तब मैं खुद सब ठीक से जमा दूंगा। अच्छी बात यह थी कि नया घर काफी बड़ा था। मैंने आंटी से कहा कि वो सामान को बस मोटे तौर पर जमा दें। फिर मैंने कुछ गेम्स खेले। उसके बाद शहर के नए ट्रेंडिंग बारबेक्यू रेस्टोरेंट में खाना खाने चला गया। खाने का स्वाद बहुत अच्छा था और डेकोरेशन तो और भी शानदार थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने कई फोटोज ली, फिर उन्हें WCAT पर पोस्ट कर दिया। आज भी वजन बढ़ाने वाला दिन रहा। बीच में मैंने अपनी एक हैंडसम सेल्फी भी डाल दी। मेरे फ्रेंड्स लगातार लाइक कर रहे थे। यहाँ तक कि ह्यू किंगन, जो हमेशा WCAT पर कुछ पोस्ट करने में आलसी रहती थी, उसने भी कमेंट किया, ये जगह अच्छी है। मैंने जवाब दिया, तुम यहाँ आ चुकी हो? किंगन ने बड़े गर्व से कहा, बिल्कुल, ये मैंने ही खोला है। सच में गुस्सा दिलाने वाली औरत। यहाँ भी अपनी शान दिखा दी। लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि संजिन भी मेरे पोस्ट पर कमेंट करेगा। ऊपर से देखने में उसका लहजा शालीन था, लेकिन उसके अंदर सवाल, ताना और घमंड साफ छिपा हुआ था। भले ही तुम्हारा और यनक्विन का डिवोर्स हो गया हो, लेकिन इवानिन अभी हॉस्पिटल में है। क्या तुम्हारा उसे देखने तक न जाना ठीक है? जैसे ही उसका कमेंट आया, मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल फट पड़ा। अभी तक बहुत कम लोगों को पता था कि मेरा सू बैंकिंग से डिवोर्स हो चुका है। मैंने अभी तक डिवोर्स पोस्ट भी नहीं डाली थी। वाह, क्या शानदार नैतिक ऊंचाई पकड़ ली है। मैं भी कम चालाक नहीं था। मैंने तुरंत जवाब दिया, एक सही एक्स तो मरे हुए इंसान जैसा होना चाहिए। ऐसा सिर्फ इसीलिए है ताकि तुम लोग गलतफहमी में न रहो। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं चला जाता हूँ। आखिर हम सब कॉलेज क्लासमेट्स रहे हैं। मिलने जाना तो स्वाभाविक बात है। तुम लोगों का क्या कहना है? मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल उबल पड़ा। सब लोग पॉइंट्स जोड़ने लगे। फिर आंट में खुद सोनजिनन को वो कमेंट डिलीट करवाने भेजेगी। लेकिन डिलीट कर देने से ऐसा थोड़ी होगा कि कुछ हुआ ही नहीं। मैंने फिर सबके सामने एक और सवाल पूछा। मेरे फ्रेंड सर्कल के सभी गुरुओं से एक सवाल है, अपनी एक्स वाइफ और उसके मौजूदा पार्टनर से मिलने जाए तो कौन सा गिफ्ट ले जाना सबसे सही रहेगा? प्लीज, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। 1 घंटे बाद मैं फल लेकर हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन जैसे ही वार्ड के दरवाजे पर पहुंचा,
अंदर से सोन जिनन की परेशान आवाज सुनाई दी। बैंकिंग, नाराज मत हो, मुझे पता है इस बार मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही किया था। सू बैंकिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। सन जिनान और भी मायूस और दुखी हो गया। तुम बेहोश हो गई थी। हॉस्पिटल ने तो खास तौर पर उसे फोन भी किया था, लेकिन वो तुम्हें देखने तक नहीं आया। अगर आज तुम्हें सच में कुछ हो जाता तो। तभी एसयू बैंकिंग की थकी हुई आवाज सुनाई दी। मैं थोड़ा थक गई हूँ, मैं थोड़ी देर अकेली रहना चाहती हूँ। कुछ देर बाद अंदर कुर्सी खिसकने की आवाज आई। संजिनान दरवाजे तक आया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो वहीं का वहीं जम गया। सू बैंकिंग को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वो भी मुड़कर देखने लगी। उसका चेहरा बहुत पीला था। पहले वाली ठंडी और फैसले लेने वाली सीईओ अनरा पूरी तरह गायब थी। वो हॉस्पिटल बेड पर आईवी ड्रिप लगी हुई लेटी थी। जिंदगी में पहली बार वो इतनी नाजुक लग रही थी। मुझे देखते ही उसकी आंखें हल्के से चमक उठी। वो थोड़ी घबराई हुई भी लग रही थी और थोड़ा अपराध बोध भी था। चिंसू, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने सोन जिनन को अंदर जाने का इशारा किया। और क्या लोगों की बातें बंद करवाने आया हूँ? लोग कह रहे हैं कि डिवोर्स के बाद तुम्हें अपनी एक्स वाइफ की जिंदगी की भी परवाह नहीं। आखिर हम यूनिवर्सिटी क्लासमेट्स रहे हैं, इतनी दुश्मनी रखने की जरूरत नहीं है। सू बैंकिंग ने अपना पीला चेहरा लिए भौहें सिकोड़ ली। उसे जरूर मेरे और सन जिनन के फ्रेंड सर्कल वाला झगड़ा दिख गया होगा। जानाओ जैसी शख्सियत भला सबके सामने यूं मजाक कैसे सह सकती थी? ये उसके लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी। अब तो शायद उसके दिल में मेरे लिए नफरत और भी दोगुनी हो गई होगी। ये सोचकर मुझे ही झुंझलाहट होने लगी। ठीक है, मैं आ गया। अगर और कोई काम नहीं है तो मैं चलता हूँ। सू बैंकिंग के होंठ हल्के से कांपे। चिंसू, क्या तुम्हें इतना ही करना था? मैंने भौं उठाकर पूरी ईमानदारी से पूछा। क्या? मेरे कार एक्सीडेंट के तीसरे दिन तुम भी तो मुझे देखने आई थी। तुम्हारे मुकाबले मैंने तो पहले ही बहुत कुछ कर दिया है। सू बैंकिंग का चेहरा एक पल में और भी सफेद पड़ गया। उसने मुंह खोला जैसे कुछ कहना चाहती हो। तभी मेरा फोन बज उठा। घर की आंटी का कॉल था। मिस्टर चेन, आपका लगभग सारा सामान पैक हो गया है, लेकिन अभी भी एक डिब्बा बचा है। उसे किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। उसमें पूरी सिरेमिक की चीजें भरी हुई हैं। आप बताइए उसका क्या करें? सिरेमिक? जी। और लगता है ये सब आपने खुद बनाया था, इसलिए मैंने सोचा पहले आपसे पूछ लूं। मैंने एक नजर बीमार एसयू बैंकिंग की तरफ देखा और अचानक मेरे दिमाग में एक बात कौंध गई। मुझे याद आ गया, ये सिरेमिक की चीजें सच में ओरिजिनल मालिक ने ही बनाई थी। जब हम यूनिवर्सिटी में थे तब सू बैंकिंग एक सिरेमिक शॉप में काम करती थी। उस समय का ओरिजिनल मालिक उसे पटाने के लिए लगभग हर रोज वहां जाता था। पूरी पूरी दोपहर वहीं बैठा रहता था। उसमें न तो कोई टैलेंट था और न ही कोई पेशेंस। उसके दिमाग में सिर्फ एसयू बैंकिंग ही भरी रहती थी, इसलिए हर बार वो खुद को पूरा गंदा कर लेता और आखिर में बड़ी मुश्किल से कोई शर्मनाक सा फिनिश प्रोडक्ट बना पाता। लेकिन उसे इससे कभी थकान नहीं हुई। उसे जरा भी शर्म महसूस नहीं होती थी। बाद में सू बैंकिंग से ये सब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने उससे कहा, तुम ये सब गलत तरीके से कर रहे हो। ओरिजिनल मालिक ने तुरंत मौका पकड़ लिया। फिर जिद करने लगा, तो क्या तुम मुझे खुद सिखाओगी? बेशक। सू बैंकिंग ने साफ मना कर दिया। सब फेंक दो। मैंने बेपरवाही से कहा, मुझे इनकी कोई परवाह नहीं। रुको। अचानक सुबानिन बोल उठी, तुम शिफ्ट हो गए। मानना पड़ेगा, इस औरत का आईक्यू कभी कभी सच में काम कर जाता है। मैंने सिर हिलाया। हाँ। सुबानिंग ने भौहें सिकोड़ ली। तुम कहाँ शिफ्ट हुए हो? इतनी अचानक क्यों? मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। तुम्हें और कितनी बार याद दिलाऊं, हमारा डिवोर्स हो चुका है। मैं क्या करता हूँ या कहाँ रहता हूँ अब उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। सू बैंकिंग अचानक चुप हो गई, जैसे उसने कोई ऐसी बात सुन ली हो जिसे वो बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखें हल्की सी लाल हो गईं। कुछ देर बाद आखिरकार उसने हार मान ली। अगर तुम्हें वो सिरेमिक की चीजें नहीं चाहिए तो मैं किसी को भेजकर उन्हें ले जाऊंगी। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो चीजें शुरू से मेरी थी। मैं चाहूं तो रखूं या फेंक दूं, ये मेरा फैसला है। पता नहीं मेरी इस बात ने सू बैंकिंग के किस जख्म को छू लिया। उसकी आंखों में बची आखिरी रोशनी भी हवा में कांपती हुई कमजोर लौ की तरह धीरे धीरे बुझ गई। सन जिन नियन घबराकर तुरंत उसके पास आया। तुम ठीक हो? सू बैंकिंग ने हल्का सा सिर घुमाकर उसका हाथ टाल दिया। सन जिन नियन वहीं खड़ा रह गया, बहुत ज्यादा शर्मिंदा। लेकिन मुझे इस ड्रामा में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। मैं मुड़ा और बाहर निकलने लगा, लेकिन जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा एक डॉक्टर ने मुझे आवाज दी। मैंने सिर उठाकर देखा। करीब 40 साल की एक महिला डॉक्टर मुझे ध्यान से घूर रही थी। उसकी नजरें लगातार मुझ पर टिकी हुई थीं। तुम हॉस्पिटल क्यों आए हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। फिर मेरी नजर उसके सीने पर लगी नेम प्लेट पर पड़ी। चीफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। मेरे दिल में अचानक एक अंदाजा उभरा। ओरिजिनल मालिक का इस डॉक्टर से अगर कोई रिश्ता हो सकता था तो सिर्फ पहले वाले बच्चे की वजह से। मैंने धीरे से कहा, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं यहाँ अपने एक दोस्त से मिलने आया हूँ। मैंने बात को गोलमोल कर दी। वो थोड़ी राहत महसूस करती हुई बोली, अच्छा है, लेकिन तुम दोनों की उम्र भी अब कम नहीं रही। अगली बार जब बच्चा हो तो उसे दोबारा मत खो देना। मैं एकदम जम गया। इन दो वाक्यों में जानकारी बहुत ज्यादा छिपी हुई थी। क्या सू बैंकिंग का मिसकैरेज सच में एक हादसा नहीं था? जिस रात ओरिजिनल मालिक हॉस्पिटल पहुंचा था तब तक सू बैंकिंग ऑपरेशन रूम से बाहर आ चुकी थी और सोन जिन नियन उसकी बेड साइड पर बैठा उसकी देखभाल कर रहा था। तुम क्या कर रही हो?
अचानक पीछे से संजिन नियन की घबराई हुई आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा। सु बैंकिंग खुद अपने हाथ की आईवी नीडल निकाल रही थी। उसने संजिन नियन को धक्का दिया और सीधा मेरी तरफ दौड़ पड़ी। वो सीधे मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और पहले कभी न देखी गई घबराहट के साथ उस डॉक्टर के सामने मुझे ढाल की तरह रोक लिया। डॉक्टर, ये मेरे और मेरे पति के बीच की बात है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और एसयू बैंकिंग की तरफ देखा। जिंदगी में पहली बार मुझे उसका इतना खूबसूरत चेहरा इतना अजनबी लगा। सु बैंकिंग का मतलब आखिर क्या था? डॉक्टर की भौहें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी पत्नी ने कहा था कि इस समय उसका पूरा ध्यान अपना करियर बनाने पर है। वो फिलहाल बच्चा नहीं चाहती थी, इसलिए उसने खुद एबॉर्शन करवाने का फैसला लिया। और तुम्हें इसकी खबर तक नहीं थी? मुझे याद ही नहीं कि मैं घर कैसे वापस पहुंचा, क्योंकि इस अचानक मिली खबर ने मुझे पूरी तरह सुन्न कर दिया था। मैं काफी देर तक अपने स्टडी रूम में बैठा रहा। मैंने आंखें बंद कर ली। नोवेल में साफ लिखा था कि चेनू की हद से ज्यादा जलन की वजह से उसका सु बैंकिंग से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और उसी झगड़े की वजह उसका मिसकैरेज हो गया। लेकिन पता नहीं क्यों, जैसे ही मैं ये सब सोचता हूँ मेरे शरीर के किसी हिस्से में दर्द उठने लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं सच में उस बच्चे को खो देने की निराशा और उस दर्द को महसूस कर सकता हूँ। मैंने सिर जोर से झटक दिया और इन भावनाओं को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की। आंटी अभी अभी स्टडी रूम की सफाई करके गई थी। मैंने सामान खंगाला। आखिरकार मुझे वो डिब्बा मिल गया जिसमें यूनिवर्सिटी के दिनों की चीजें रखी थी। सबसे नीचे मुझे कॉलेज मेमोरीज का एक फोटो एल्बम मिला। मिसकैरेज वाली घटना नॉवल से अलग थी, तो इसका मतलब आगे भी और कई चीजें अलग हो सकती हैं। मैंने पहला पेज खोला। उसमें मिलिट्री ट्रेनिंग की एक फोटो थी। हरे रंग की ट्रेनिंग यूनिफॉर्म पहने एक लड़का जिसके चेहरे पर चमकती हुई मुस्कान थी और उसके पीछे स्टेज पर एक पतली और नाजुक सी लड़की खड़ी थी। भले ही वो थोड़ी दूर थी, लेकिन एक नजर में पहचान में आ रही थी। वो यूनिवर्सिटी वाली एसयू बैंकिंग थी। नीचे छोटी छोटी लाइनों में लिखा था, मिलिट्री ट्रेनिंग के एक दिन एक लड़की मेरे पास एक पेड़ लगाने आई थी। मैं उसे अपनी पीठ पर उठाकर इन्फर्मरी तक ले गया। वो कितनी हल्की थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज ऐसा होगा। मैंने उसे नए छात्रों की तरफ से स्टेज पर भाषण देते देखा। तो उसका नाम सबान किंग है। जिस इंसान को तुम पसंद करते हो उसकी फोटो अपनी सेल्फी के बहाने लेना, ये तो सबसे आम तरीका है। शायद यहीं से उसे पहली बार एसयू बैंकिंग से प्यार हुआ था। ये देखकर मुझे हंसी आ गई। ओरिजिनल मालिक इतने सिंपल और क्लीशे तरीके से एसयू बैंकिंग से प्यार कर बैठा था। मैं खुद ही अपना चेहरा छूने लगा। नोवेल वाला चेन सु स्वार्थी, जिद्दी और पैरानॉइड इंसान था, लेकिन उसकी इस मुस्कुराती हुई सीधी सादी शक्ल से ये बिल्कुल मेल नहीं खाता था। यकीन करना मुश्किल था कि जिसकी आंखों में कभी सितारे चमकते थे वही इंसान आगे चलकर इतना शक करने वाला, हुक्म चलाने वाला, पैरानॉइड और सेल्फिश बन जाएगा। मैंने आगे पन्ने पलटने शुरू की और देखा हर फोटो किसी न किसी तरह सु बैंकिंग से जुड़ी हुई थी। सीढ़ीनुमा क्लासरूम में बैठी हुई उसकी तस्वीर, बैडमिंटन कोर्ट में लंबे बाल उड़ाते हुए रैकेट घुमाती उसकी तस्वीर, कैफेटेरिया में अकेले खाना खाते हुए उसकी तस्वीर, दुकान में मेहनत से काम करती हुई उसकी तस्वीर। इन तस्वीरों के पास कुछ छोटी छोटी बातें भी लिखी हुई थी। उसने जो क्लासेस चुनी है वो बहुत बोरिंग है, मुझे उनमें कुछ समझ नहीं आता। एक लड़की इतनी अच्छी स्टूडेंट भी कैसे हो सकती है, और खेलों में भी इतनी अच्छी। लगता है वो हमेशा अकेले ही खाना खाती है। हर बार कैफेटेरिया में सबसे सस्ता खाना ही ऑर्डर करती है। क्या उसे इतना खाना काफी होता होगा? लगता है वो हमेशा बहुत बिजी रहती। उसके पास मुझसे बात करने का भी टाइम नहीं है। ये ओरिजिनल मालिक की सु बैंकिंग के लिए छिपी हुई मोहब्बत की मेमोरी एल्बम थी। पूरे 4 साल की यूनिवर्सिटी में उसने उसकी अनगिनत फोटोज ली थी। हर फोटो, हर शब्द नोवेल वाले चेंसू से बिल्कुल अलग थे। लगता है उसे कोई पसंद है, लेकिन वो इंसान मैं नहीं हूँ। मैं हार क्यों नहीं मान लेता? कल ग्रेजुएशन सेरेमोनी है, क्यों ना मैं उससे अपने दिल की बात कह दूं, फिर इस एक तरफा प्यार को हमेशा के लिए अलविदा कह दूं। ग्रेजुएशन फोटो के बीच में अचानक सब खत्म हो गए। मैं चुपके से उसके पीछे गया। तब पता चला उसकी माँ की बीमारी अचानक और बढ़ गई थी। उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। इस पेज पर असल में ग्रेजुएशन फोटो होनी चाहिए थी, लेकिन वो पूरी तरह खाली था, क्योंकि सु बैंकिंग की तरह ओरिजिनल मालिक भी अपनी ग्रेजुएशन फोटो से चूक गया था। मेरे हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था ये एल्बम बहुत भारी है, इतना भारी कि मैं आगे पन्ने पलट ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था अगर मैंने आगे देखा तो कुछ ऐसा होगा जो मेरे कंट्रोल से बाहर होगा। मेरे सीने पर जैसे कोई बड़ा पत्थर रखा हुआ था। सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। किसी अनदेखी ताकत से मजबूर होकर मैंने फिर अगला पन्ना पलट दिया। वो एक वेडिंग फोटो थी। सही कहूं तो वो सिर्फ मैरिज रजिस्ट्रेशन फोटो थी। उस तस्वीर में चेंसू अब भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन शुरुआत के मुकाबले उसका चेहरा बहुत ज्यादा पीला लग रहा था। वहीं सु बैंकिंग का चेहरा बिल्कुल शांत था। उस लाल वेडिंग बैकग्राउंड के साथ उसका चेहरा अजीब सा लग रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ उन दोनों की कभी कोई वेडिंग फोटोज थी ही नहीं। पूरे 1 साल की उधेड़बुन के बाद आखिर सु बैंकिंग ने चेनू से शादी करने का फैसला किया था, लेकिन उसने उस आदमी से शादी नहीं की जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी। इसीलिए उसे शादी के इन रस्मों रिवाजों में जरा भी दिलचस्पी
दिलचस्पी नहीं थी। ऊपर से उस समय उसकी माँ हॉस्पिटल में भर्ती थी, इसलिए न उन्होंने शादी की कोई सेरेमोनी की और न ही वेडिंग फोटोज खिंचवाई। मैंने सोचा था कि उस रात चेनू आखिरकार सुबैंकिंग के साथ रहने की खुशी में बहुत सारी बातें लिखेगा, लेकिन किसने सोचा था ये पेज भी पूरी तरह खाली होगा। मैं उस फोटो को काफी देर तक देखता रहा। दिल में अजीब सी चुभन हो रही थी। 5 साल का छुपा हुआ प्यार, 5 साल की शादी और दोनों के पास साथ की सिर्फ यही एक तस्वीर थी। मैंने अपने जज्बात दबा दिए और आगे पन्ने पलटने लगा, लेकिन अब सू बैंकिंग की कोई फोटो नहीं थी, सिर्फ कभी कभार की कुछ सेल्फीज थी। उनके साथ कुछ नोट्स लिखे थे। लगता है वो इन दिनों बहुत बिजी है, कंपनी अभी अभी शुरू हुई है, उसे हर काम खुद संभालना पड़ता है। आज मैंने उसके लिए उसकी पसंदीदा स्वीट एंड सावर रिब्स बनाई थी, लेकिन जब वो पार्टी से वापस आई उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। जैसे ही बिस्तर पर लेटी तुरंत सो गई। उसने कंपनी के पास एक अपार्टमेंट खरीद ली। कहती है आने जाने में आसानी होगी, लेकिन वो आदमी भी वहां क्यों था मुझे पता है। उसके दिल में मैं कभी उसकी बराबरी नहीं कर सकता, फिर भी मैं उसके साथ एक बच्चा चाहता हूँ। मैं खो गया हूँ। आज मैं फिर सैनिटोरियम गया। वहां मेरी मुलाकात गे किंगन से हुई। वो अपने दादाजी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा कर ला रही थी। उसने कहा मेरे पास बिल्कुल दिमाग नहीं है, सू बैंकिंग जैसी औरत पर मेरी ये सारी चालें कभी काम नहीं करेंगी। मैं तुरंत मुड़कर चला आया, क्योंकि मुझे भी पता था कि वो सच कह रही थी। मैं लगभग हार मानने वाला था, लेकिन उसी रात सू बैंकिंग वापस आ गई। पता नहीं उसकी पार्टी अच्छी नहीं रही थी या क्या, लेकिन वो इतनी ज्यादा नशे में थी। फिर भी मैं खुद को उसे किस करने से रोक नहीं पाया, और पहली बार उसने भी मुझे वापस किस किया। उसके बाद बीच में कुछ खाली पन्ने थे। फिर एक रात लगता है वो प्रेग्नेंट हो गई थी। मैंने आगे पन्ने पलटते रहना जारी रखा। वो 2 महीने चेंसू और सू बैंकिंग के रिश्ते का सबसे अच्छा समय थे। भले ही उसे पता था कि सू बैंकिंग का बदला हुआ रवैया सिर्फ बच्चे की वजह से था, फिर भी उसने कभी और कुछ नहीं मांगा। बहुत बहुत पहले से वो इस औरत से इस कदर प्यार कर बैठा था कि अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। एक समय वो उसे अपनी जिंदगी की रोशनी समझता था। वो उससे प्यार, गर्माहट और अपनापन पाना चाहता था, लेकिन शुरुआत से ही सब गलत था। ये पूरी खूबसूरत लगने वाली इल्यूजन आखिरकार बिना किसी रहम के टुकड़े टुकड़े कर दी गई। आखिरी पन्ने पर एक फटी हुई अबॉर्शन बिल लगी हुई थी और उसके साथ कंफर्मेशन भी। नीचे दाएं कोने में सू बैंकिंग के सिग्नेचर थे। ऐसा लगा जैसे अचानक कोई बिजली मुझ पर गिर गई हो। पूरा शरीर दर्द से भर गया। मेरा पूरा बदन सुन्न पड़ गया। हाथ पैर बर्फ जैसे ठंडे हो गए। अनगिनत यादें एक साथ मेरे दिमाग में लौट आईं। मैं बिल्कुल उस ठंडी बारिश जैसा था जो तूफान आने से ठीक पहले बरसती। मैं ऊपर आकर सांस लेना चाहता था, लेकिन और भी बड़ी लहरों ने मुझे डुबो दिया। आखिरकार मुझे सब याद आ गया। मैं सबैंकिंग नहीं हूँ, मैं चेंसू हूँ। तभी बंद लाइब्रेरी में अचानक फोन की घंटी बज उठी। उस सन्नाटे में वो आवाज बहुत तेज लग रही। कॉल ह्यू किंगान की थी। मैंने तुरंत उठा लिया। उसके कुछ कहने से पहले ही गो किंगन ने सीधे पूछा, क्या आज तुम सू बैंकिंग से हॉस्पिटल में मिलने गए थे? आज दोपहर उसकी बिजनेस फ्लाइट थी। थ्योरी के हिसाब से उसे मेरे बारे में इतना सब नहीं पता होना चाहिए था। भले ही मैंने फ्रेंड सर्कल में वो कमेंट किया था, लेकिन उसे इतनी डिटेल कैसे पता चली? मैंने इनकार नहीं किया। तुम्हें कैसे पता चला? वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, सुबनिंग ने मुझे फोन किया था। उसने तुम्हारे बारे में कुछ बातें पूछी। अच्छा, मैंने सिर हिलाया और आगे कुछ पूछने का इरादा नहीं किया। शायद मेरी सपाट आवाज सुनकर हेकिंगन को भी कुछ अजीब लगा। इतनी रात तक अभी तक सोए नहीं? वो कुछ और बोलने ही वाली थी कि तभी डोरबेल बज गई। बाहर सू बैंकिंग थी। मैंने हेव किंगन का फोन काट दिया। नीचे गया, दरवाजा खोला, लेकिन उसे अंदर नहीं आने दिया। बाहर पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। स्ट्रीट लाइट्स की फीकी सी रोशनी उसके पीछे पड़ रही थी। मैंने धीरे से कहा, सब कुछ खत्म हो चुका है, अब मुझे इस अपोलॉजी की जरूरत नहीं है। सू बैंकिंग का चेहरा और भी ज्यादा सफेद पड़ गया। मेरी बात सुनो, क्या मैं उस दिन की बात समझा सकती हूँ? असल में गला साफ करती है। वो सिर्फ एक पल की गलती थी। मैंने तेज आवाज में पूछा, एक पल की गलती या बहुत पहले से बनाया हुआ प्लान? जब तुम मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट हुई थी, क्या वो तुम्हारे लिए बहुत दर्दनाक था? सू बैंकिंग का पूरा शरीर तन गया। कुछ देर बाद उसने आंखें बंद कर ली। शुरू में मैं सच में ये बच्चा नहीं चाहती थी, लेकिन जैसे जैसे वो हर दिन बड़ा होने लगा, मैं सच में बदल गई थी। उस समय मैं सिर्फ उलझी हुई थी और मुझे बहुत पछतावा है। मैंने शांत आवाज में कहा, अब पछताने से बहुत देर हो चुकी। सू बैंकिंग की आंखों में अपराधबोध साफ दिखाई दे रहा था। उसके कंधे कांप रहे थे। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मेरी पिछली जिंदगी में वो मुझे एक बेहद सेल्फिश, जिद्दी और नफरत से भरा आदमी समझती थी। जब तक बच्चा नहीं होता, उसे मेरे साथ बंधे रहने की कोई वजह नहीं थी। उसने फिर मुंह खोला। लग रहा था हर शब्द बोलने में उसे तकलीफा हो रही थी, लेकिन ये हमारे बीच की बात थी। उस दिन तुमने अचानक सोन जिन से झगड़ा क्यों किया? मैं चुपचाप उसे देखता रहा। ये वही औरत थी जिससे मैंने पूरे 10 साल प्यार किया, और इस पल भी उसे किसी और आदमी की फिक्र थी। मैं हंस पड़ा। कोई वजह नहीं थी, बस मुझे वो पसंद नहीं था। उसे वही मिला जिसका वो हकदार था, लेकिन बच्चा अब नहीं रहा। हमारा डिवोर्स भी हो चुका है। सू बैंकिंग, अब तुम हमेशा के लिए उसके साथ रह सकती हो। तुम्हें खुश होना चाहिए।
नहीं, वो अचानक आगे बढ़ी और मेरी कलाई पकड़ ली। मैं उससे प्यार नहीं करती, मैं उससे प्यार नहीं करती चेनू, मुझसे उस लहजे में बात मत करो प्लीज। मैंने भौहें सिकोड़ ली। मैं उसका हाथ हटाने ही वाला था कि तभी पीछे से एक आवाज आई, लगता है मेरे आने का सही समय नहीं है। सुइंग का शरीर अचानक अकड़ गया। तभी मैंने देखा पीछे कौन खड़ा था। वो ग्यू किंगन थी, जिसे इस समय किसी दूसरे शहर में बिजनेस ट्रिप पर होना चाहिए था। उसने अपने बाल पीछे किए, उसकी खूबसूरत आंखें ठंडी चमक रही थी। सुबंकिन, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था हमारे डिवोर्स के बाद उससे दूर रहो, उसे परेशान करना बंद करो। सुबनिन ने होंठ भींच ली। उसने ग्यू किंग की तरफ उतनी ही दुश्मनी भरी नजर से देखा। मेरे और चेनू के बीच जो भी है उसमें तुम्हारे जैसी बाहरी औरत का क्या काम? क्या तुम अपनी एक्स को वापस पाना चाहती हो? मेरा दिमाग थोड़ा उलझ गया। मैंने सिर हिलाया। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। लेकिन तुम अचानक वापस क्यों आ गई? हे किंगन ने ठुड्डी ऊपर उठाई। अगर मैं वापस नहीं आती तो क्या तुम इसे यहीं परेशान करती रहती? सुबानिंग की नजर ज्यू किंगन के उस हाथ पर टिक गई जो मेरी कमर के चारों ओर था। उसकी आंखें हल्की सी लाल हो गईं। हे किंगन, शहीद बनने का नाटक मत करो। तुम खुद अच्छी तरह जानती हो मुझे गले लगाने के पीछे तुम्हारे क्या छिपे हुए इरादे हैं। ज्यू किंगन मुस्कुराई। उसकी मुस्कान बहुत हल्की थी। फिर उसने कहा, चूंकि मिस्टर सू की नजर इतनी तेज है तो बताइए मेरे क्या इरादे हैं? सू बैंकिंग चुप रही। उसने कुछ नहीं कहा। ज्यू किंगन हंस पड़ी। क्या हुआ मिस्टर सू? अगर आप नहीं कहेंगे तो मैं खुद बता देती हूँ। मैं तो बस तुम दोनों के डिवोर्स का इंतजार कर रही थी ताकि मैं इसका पीछा कर सकूं। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, तो जाहिर है मुझे इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। नहीं, शाम की हवा उसके बालों को हिला रही थी। उसका हर शब्द सीधे मेरे कानों में पड़ रहा था और मेरा दिल चुपचाप जोर जोर से धड़कने लगा। ग्यू किंगन ने आगे कहा, सबैंकिंग, मैंने ही इसे बचाया है। अगर तुम्हारी आंखें होती, अगर तुम्हारे अंदर जरा भी कॉन्शियस होती तो तुम वो बातें कभी नहीं कहती। क्या तुम्हें लगता है कोई इंसान तुम्हें हमेशा माफ करता रहेगा और हमेशा तुम्हें एक और चांस देता रहेगा? सू बैंकिंग का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसका शरीर कांपने लगा जैसे वो किसी भी पल गिर जाएगी। बहुत मुश्किल से उसने कहा, मैंने सच में जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। ग्यू किंगन शायद अब और सुनना ही नहीं चाहती थी। उसने सीधे उसकी बात काट दी। उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा ठंडी हो गई। मैंने कहा था उसे उन सब बातों को भूलने में बहुत लंबा वक्त लगा और अब वो अपनी नई लाइफ शुरू करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन तुम फिर से वही सब छेड़ रही हो। मैंने अचानक गे किंग की तरफ देखा। उसकी बातों में कुछ ऐसा था जो मुझे सही नहीं लगा। मुझे पहले से थोड़ा शक था, लेकिन ग्यू किंग ने मेरी प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं दिया। उसने बस हल्के से कहा, चली जाओ और फिर कभी वापस मत आना। सू बैंकिंग लगभग गिर ही गई। उसकी आंखों का फोकस खो गया। वो पूरी तरह टूटी हुई लग रही थी। मैं अब उसे और नहीं देखना चाहता। मैंने कहा, जो 2 सवाल तुम अभी पूछना चाहती थी उन दोनों का जवाब मैं दे चुका हूँ। आज से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। इतना कहकर मैं मुड़कर जाने लगा। अचानक मेरे पीछे से एक भारी सी आवाज आई। सू बैंकिंग घुटनों के बल बैठ गई थी। उसकी आवाज बेकाबू होकर कांप रही। मुझे पता है, गलती मेरी थी, सब मेरी गलती थी। मुझे एक और चांस दे दो। क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? ग्यो किंगन की पहली प्रतिक्रिया मेरी तरफ देखने की थी। उसका हमेशा वाला घमंडी और डोमिनेंट ऑनरा पूरी तरह गायब हो चुका था। उसकी खूबसूरत चमकदार आंखें बस मुझ पर टिकी हुई थी। उसके दोनों हाथ जो बगल में लटक रहे थे चुपके से कस गए। उसका छोटा सा चेहरा पूरी तरह तनाव में था। वो बहुत नर्वस थी। सू बैंकिंग मेरे जवाब का इंतजार कर रही थी और वो भी। मैं मुड़ा और सू बैंकिंग की तरफ देखा। सू बैंकिंग, 5 साल की शादी, सन जिनान से अलग। तुमने मुझे कभी प्यार नहीं किया। उल्टा, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ मुसीबत था। मैं बस चाहता था कि तुम सिर्फ मेरी बनकर रहो। तुम्हारे हिसाब से मैं बहुत इमेच्योर था। यही तुम्हारी सोच थी, है ना? सू बैंकिंग का चेहरा और भी सफेद पड़ गया। मैंने आगे कहा, और सबसे बड़ी बात, ये शादी भी मैंने तुम पर जबरदस्ती थोपी थी। अगर मेरी वजह ना होती तो तुम कभी मेरे साथ नहीं होती और हमारे बीच इतने सारे उलझाव भी नहीं होते। यही इस शादी के बारे में तुम्हारी राय थी, सू बैंकिंग। और यही बात कार एक्सीडेंट से पहले तुमने खुद अपने मुंह से मुझसे कही थी। सू बैंकिंग का चेहरा बेहद बेबस लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह बिखर चुकी थी। उस दिन मैंने वो सब बस गुस्से में कह दिया था। मैं उस वक्त बहुत गुस्से में थी। उसकी बातों ने मुझे पूरी तरह समझा दिया कि उसकी नजरों में मेरी तस्वीर कितनी हास्यास्पद, घटिया और नफरत के लायक थी। हमारा बच्चा खोने के बाद मैं पूरी तरह टूट चुका था। मैं सोचने लगा, शायद एसयू बैंकिंग को आजादी दे देनी चाहिए। मेरे जैसा आदमी उसके साथ रहने के लायक ही नहीं था। इसीलिए जब सोनजिमन ने मुझे मिलने बुलाया तो मैं मान गया। मैं भी इस मौके का फायदा उठाकर उस आदमी से सारी बातें साफ करना चाहता था जो हमेशा से मेरे और एसयू बैंकिंग की शादी के बीच आता रहा था। लेकिन उस दिन मैं अपना सवाल पूछ भी नहीं पाया था कि सोनजिमन ने सीधे मेरे सामने अबॉर्शन कंसेंट फॉर्म रख दिया। उसने कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ एक बच्चा पैदा करके तुम बैंकिंग का दिल जीत लोगे? असल में जब तुमने उसे फोन किया था मैं वहीं था। मैंने सब सुना। मैंने उसे भी समझाया था कि तुम्हारी
बात मान ले, घर पर रुक जाए और उस बिजनेस ट्रिप पर मत जाए। लेकिन तुम जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा, तुम सिर्फ बच्चे का इस्तेमाल करके उसे अपने पास बांध कर रखना चाहते हो। उसने कहा, तुम बहुत परेशान करने वाले हो। तुम्हें बैंकिंग पहले साल से ही पसंद थी, है ना? सुना है मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान वो बेहोश हो गई थी और तुम उसे अपनी पीठ पर उठाकर इन्फर्मरी ले गए थे। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन इतनी सी बात के लिए क्या तुम उसे पूरी जिंदगी अपने साथ शादी करने पर मजबूर कर दोगे? तुम्हें नहीं लगता ये गलत है चेनू? बेवकूफ मत बनो, तुम हमेशा उसे परेशान करते रहते हो। बैंकिन बहुत थक चुकी है, यहाँ तक कि तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट होना भी उसे बोझ लगता था। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सन यिनिन जानबूझकर सीढ़ियों से गिर जाएगा, और ये भी उम्मीद नहीं थी कि सू बैंकिंग उसी वक्त वहां पहुंच जाएगी। उसने मेरी कोई सफाई सुनने का इंतजार तक नहीं किया। वो बस बहुत परेशान होकर सन यिनिन के पास बैठकर रोती रही। पूरे समय उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। बाद में आखिर मुझे उससे बात करने का मौका मिला। मैंने बच्चे के बारे में पूछा, लेकिन उसके जवाब ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। चेंसू, तुम आखिर कब रुकने वाले हो? तुम जानते हो, मुझे तुम्हारी सिर से लेकर पैर तक हर चीज से घिन आती है। उस दिन मैं बहुत देर तक सड़कों पर बिना किसी मंजिल के चलता रहा। मेरे दिमाग में बस उसकी वही बातें घूमती रहीं, उसकी नफरत, उसके इल्जाम। मैं सेल्फिश हूँ, मैं हद से ज्यादा एक्सट्रीम हूँ, मैं इतना नफरत के लायक हूँ। तभी एक बेकाबू कार आकर मुझसे टकरा गई। मैं उसी वक्त बेहोश हो गया। जब दोबारा मेरी आंख खुली तो मैं किसी और इंसान में बदल चुका था। वो इंसान जिसे एसयू बैंकिंग देखती थी, उसने मेरे लिए एक झूठी दुनिया बना दी थी, और उस दुनिया में मैं एक पागल, सेल्फिश, पैरानॉइड और बेहुदा इंसान था। और सबसे बड़ी बात, उस दुनिया में मैं अपनी फितरत से ही तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं करता था। मैंने सुबानकिन की आंखों में देखा और शांत आवाज में कहा, लेकिन सुबानकिन, इस दुनिया में मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो आसमान बिल्कुल साफ और चमकदार था। ब्रेकफास्ट की खुशबू का पीछा करते हुए मैं किचन में पहुंच गया। हेयू किंगन खाना बना रही थी। अरे मिस गिव, आज ऐसा कौन सा दिन है जो आपने खुद खाना बनाने की कृपा की है? किंगन ने ठुड्डी उठाकर आंगन की तरफ इशारा की। जिस इंसान से तुम नफरत करते हो। सो बैंकिंग पूरी रात बाहर घुटनों के बल बैठी रही। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मैंने जे किंगन को, जो अभी भी बहस करना चाहती थी, वापस कमरे में आराम करने भेज दिया। मैं टेबल पर बैठ गया और उसके बनाए हुए अंडे और फ्राइड टोस्ट का एक टुकड़ा खाया। ये भी पहला दिन है जब मिस गे की कुकिंग फेल हो गई। ग्यो किंगन जल्दी से टोस्ट छीनने लगी। मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए दूसरा बना देती हूँ। मैंने मुड़कर उससे बचते हुए कहा, जरूरत नहीं, बर्बाद करना ठीक नहीं, मैं इसे खा सकता हूँ। ग्यो किंगन आधी मानने वाली आधी न मानने वाली शक्ल में बोली, सच में? मेरा टोस्ट जरा चक्कर तो देखो। जैसे ही वो खुद एक बाइट लेने वाली थी, मैं झुक गया और टोस्ट उसके होंठों तक पहुंचा दिया। वो वहीं जड़ हो गई। उसका चेहरा साफ साफ लाल हो गया। मैंने मुस्कुराते हुए उसके गाल को हल्के से दबाया। इतना जोर से क्यों चिल्ला रही हो? कल की कन्फेशन से भी ज्यादा तेज। ग्यो किंगन कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। आखिर में वो सीधे मेरी बाहों में आ गई और धीरे से बोली, मुझे लगा था तुम सब कुछ पूरी तरह भूल चुके हो। कार एक्सीडेंट के बाद जब तुम्हारी आंख खुली थी तब तुम बहुत सारी बातें भूल चुके थे। मैंने तो लगभग सोच लिया था कि मुझे पूरी जिंदगी एक बेवकूफ को पालना पड़ेगा। मैंने उसके बालों पर हाथ फेरा। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैं खुद को भी भूल जाता फिर भी तुम्हें कभी नहीं भूलता। यहाँ तक कि जब मैं खुद को पहचानता भी नहीं था और खुद पर भी भरोसा नहीं करता था, तब भी एक इंसान पर मुझे कभी शक नहीं हुआ। मैंने उस पर हमेशा पूरा भरोसा किया। वो संतुष्ट होकर मुस्कुराई। आखिरकार थोड़े तो समझदार हुए। इस मिस का इतने सालों का प्यार बेकार नहीं गया। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा दिल कसकर पकड़ लिया हो। मैं खुद को रोक नहीं पाया। जू किंगन, तुम मुझसे भी ज्यादा अंधी क्यों निकली? तुम्हें मेरे जैसा इंसान ही पसंद आया? वो गर्व से बोली। मेरी नजर तुमसे कहीं बेहतर है। मैं जानती हूँ किसका इंतजार करना चाहिए। मैं भी मुस्कुरा दिया। हाँ हाँ, तुम सबसे बेस्ट हो। फिर सुयान की आवाज सुनाई दी। हाल ही में मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई। वो क्लास में होता था। वो बैडमिंटन खेलता था। जब मैं पार्ट टाइम जॉब करती थी तब भी वो वहीं होता था। वो बहुत बेशर्म था। मैंने सोचा था कुछ दिन बाद वो हार मान जाएगा, लेकिन किसे पता था कि वो इतना जिद्दी निकलेगा। मैंने जानबूझकर सन जिनान के साथ रहना शुरू किया ताकि वो हार मान ले। उसकी आंखों की उदासी साफ दिखाई दे रही थी और फिर वो सच में कुछ समय तक दिखाई नहीं दिया। मुझे राहत मिली, लेकिन मैंने सोचा उसके जैसा इंसान, जैसा उम्मीद थी, बस 3 मिनट का जोश रखता है। आखिर वो एक अमीर घर का लड़का है जिसने जिंदगी में ज्यादा दुख नहीं देखे। हम जैसे लोगों से बिल्कुल अलग। मुझे सोन जिनान की कही हुई बातें याद आ गईं। मैं और भी परेशान हो गई। यहाँ तक कि सन जिनान ने भी इशारों इशारों में कहा कि हम दोनों साथ हैं। मैंने कोई बहाना बनाकर उसे मना कर दी। मेरे पास ना टाइम है ना एनर्जी कि मैं किसी रिलेशनशिप में पड़ूं। मुझे अभी भी अपने माता पिता की देखभाल करनी और पूरे परिवार का खर्च उठाना। खुशकिस्मती से सन जिन हमेशा समझदार था। मेरी मजबूरी जानने के बाद उसने फिर कभी ये बात नहीं छेड़ी, बल्कि दिल से मेरी मदद करता रहा। लेकिन जिंदगी में हादसे हमेशा अचानक होते हैं। मेरी माँ की बीमारी और बढ़ गई। उन्हें तुरंत इलाज के लिए और पैसों की जरूरत थी। मैंने सोचा अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। तभी वो लड़का फिर से सामने आ गया। तुम क्या चाहते हो? उसने सिर हिला दिया।
कुछ नहीं बोला। मैंने मन ही मन ठंडी हंसी हंसी। मुझे नहीं पता मैं उस पर हंस रही थी या खुद पर। फिर मैंने खुद ही कहा, ठीक है, हम साथ रहेंगे। मैंने अपनी ही आवाज सुनी। मुझे पता था वो क्या चाहता है, फिर भी जानबूझकर अनजान बन रहा था। लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मैं खुद को ही बेच सकती थी। उसका अपने परिवार से रिश्ता अच्छा नहीं था, इसलिए वो हमेशा मेरे साथ चिपका रहता था। लेकिन मैं बहुत बिजी रहती थी, मेरे पास उसके लिए वक्त ही कहाँ था। धीरे धीरे वो मुझसे मिलने कम आने लगा। मैंने सोचा उसे आखिरकार समझ आ गया, लेकिन किसे पता था कि वो सन गिलियन के साथ लड़ाइयां कर रहा था। मैंने उसे कई बार समझाया, लेकिन वो हमेशा इनकार करता रहा। आखिर में हर बार हमारा झगड़ा ही होता था। जब वो आखिरकार शांत हुआ तो मुझे राहत मिली। लेकिन फिर मैंने उसे सैनिटोरियम में एक दूसरी औरत के साथ बातें करते देखा। वो थी किंगन, उसकी बचपन की दोस्त। अगर उसकी जिंदगी में मैं नहीं होती तो वो दोनों एक बिल्कुल परफेक्ट कपल होते। मैं एक औरत हूँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो उसे किस नजर से देखती थी। वो उससे शिकायत करती, उसे डांटती, उससे झगड़ती, ऐसी बातें जो उसने कभी मेरे साथ नहीं की। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वो कहता था कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन खुद दूसरी औरत के साथ था। उसने सोचा उस दिन मैं नशे में थी, लेकिन मैं नशे में नहीं थी। मुझे नहीं पता अचानक मुझे क्या हुआ। मैं खुद पर काबू नहीं रख पाई। मुझे संभलने का मौका भी नहीं मिला और मैं प्रेग्नेंट हो गई। पता नहीं क्यों मुझे राहत महसूस हुई। अब मेरे पास एक बच्चा था तो उसे मेरे साथ रहना ही पड़ेगा। मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे जाकर ऑपरेशन टेबल पर लेट गई। मैंने सोचा था ये उसके लिए सजा होगी, लेकिन अब मैं गलत। वो दर्द मेरी कल्पना से 1000 गुना ज्यादा था। सब कुछ बिखर गया, सब कुछ मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया। मुझे खुद नहीं पता वो बातें मेरे मुंह से कैसे निकल गईं। शायद जब उसने डिवोर्स अग्रीमेंट पर सिग्नेचर कर दिए, उसी पल मैं सच में पागल हो गई। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मैं सच में पागल हो चुकी थी। मैं उसे कैसे जाने दे सकती थी? मैं उसे जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन जब तक मुझे होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने सोन जिनान को नौकरी से निकलवा दिया। उसी मैंने ये खबर लीक की कि वो इनसाइड इन्फॉर्मेशन लेकर वापस आया था और उसने कंपनी के सीक्रेट्स लीक किए थे। अब वो इस इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकता था। कई दिनों तक बाहर भटकने के बाद आखिरकार वो बेइज्जती के साथ इस शहर को छोड़कर चला गया और फिर उसका कोई पता नहीं चला। मैं अपने फोन की प्रोफाइल फोटो बदलने की हिम्मत नहीं कर पाई, लेकिन एक दिन नशे में मैंने उसे कॉल किया। तब पता चला उसका नंबर अब बंद हो चुका था। बाद में मैंने सुना कि उसने और गुनान ने बड़ी धूमधाम से शादी कर ली। तभी मुझे आखिरकार एक बात समझ आई, मैं उसे हमेशा के लिए खो चुकी थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। नमी धीरे धीरे मेरे दिल की गहराइयों तक उतर रही थी। मेरी गलती थी, सब कुछ मेरी ही गलती थी। मैंने उसे खो दिया और मैंने खुद को भी खो दिया। आई एम सॉरी। उम्मीद है अब हमारी कभी मुलाकात ना हो। मुड़कर देखा तो 3 साल बाद मैं फिर से स्वानीन से मिला। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो तुमसे मिलना चाहती है। मेरे सामने खड़ी इस औरत को देखकर मैं लगभग पहचान ही नहीं पाया। क्या ये वही स्वानिंग थी जो कभी इतनी खूबसूरत और सबकी नजरें अपनी तरफ खींच लेने वाली थी? सिर्फ 3 सालों में वो जैसे 10 साल बूढ़ी हो गई थी। मैंने सुना उसने हमारे कई कॉलेज क्लासमेट्स से संपर्क किया, तब जाकर उसे मेरा पता मिला और वो यहाँ तक पहुंची। अब हमारे बीच न कोई कर्ज था न कोई हिसाब, लेकिन बिस्तर पर पड़ी आंटी का ख्याल आते ही मैंने बिना ज्यादा सोचे हाँ कह दिया। अचानक मैं खुद थोड़ा खोया सा महसूस करने लगा। ठीक है, तुम चलने के लिए तैयार हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उसके चेहरे पर पहले कभी न देखी गई बेचैनी और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। तुम आने को तैयार हो? इसके लिए मैं सच में बहुत शुक्रगुजार हूँ। घर फोन करने के बाद मैं स्वानीन के साथ उसकी माँ से मिलने गया। हैरानी की बात यह थी कि सू की माँ अब सैनिटोरियम में नहीं थी। आखिरकार गाड़ी एक पुराने अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने जाकर रुकी। ओह हाँ, मुझे याद आया। कुछ साल पहले स्वानीन और सोन जिन के बीच बड़ा झगड़ा हुआ था। संजिनियन ने उस बात का बदला लिया। वो जानबूझकर स्वानीन की राइवल कंपनी में शामिल हो गया। धीरे धीरे उसने उसे पूरी तरह बर्बाद कर दी। उसकी कंपनी दिवालिया हो गई। उसके कर्ज उसकी पूरी एसेट्स से भी ज्यादा हो गए, यहाँ तक कि उसे अपने पुराने क्लासमेट्स से भी पैसे उधार लेने पड़े। बहुत मुश्किलों के बाद उसकी जिंदगी यहाँ तक पहुंच गई। अब वो महंगे सैनिटोरियम की फीस भी नहीं भर सकती थी और उसके पास रहने की भी कोई जगह नहीं थी, इसलिए उसे ऐसा छोटा सा घर किराए पर लेना पड़ा। हम दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन सू बैंकिंग तुरंत अंदर नहीं गई। उसने दरवाजे पर हाथ रखा, गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे अंदर चली गई। मदरसू बिस्तर पर लेटी हुई थी, बहुत कमजोर, बहुत दुबली। उनकी सांसें भी बहुत हल्की चल रही थी। माँ, सू बैंकिंग ने धीरे से पुकारा। मदरसू ने आवाज सुनी। उन्होंने आंखें खोली, लेकिन धीरे से सिर घुमा ली और फिर दोबारा आंखें बंद कर ली। स्वाखिन उनके पास गई और नरमी से बोली, अंकल चेन आपसे मिलने आए हैं। मदरसू ने कांपते हुए सिर उठाया। आंटी, मैंने उन्हें नमस्ते किया। उनकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। आंसू उनके सूखे हाथों पर गिरने लगे। सू बैंकिंग जल्दी से उनके आंसू पोंछने लगी, लेकिन मदरसू ने उसे जोर से धक्का दे दिया। दूर हो जा, मेरी ऐसी कोई बेटी नहीं है। स्वांकिन संभल नहीं पाई और जमीन पर गिर गई। उसकी आंखों में दर्द था,
और थोड़ी सी शर्म भी। मुझे नहीं पता था कि माँ बेटी का रिश्ता इतना खराब हो चुका था। आंटी, गुस्सा मत कीजिए। मदर सू और ज्यादा रोने लगी। उन्होंने मुंह खोला। उनकी आवाज भारी और बहुत कमजोर थी। मुझे सब पता है। बैंकिन ने तुम्हारे साथ गलत किया। हमारे सू फैमिली ने तुम्हारा दिल दुखाया। मैंने चुपचाप सिर हिला दिया। अब सब बीत चुका है। हम सब ने मुश्किल वक्त देखा है। आखिर जिंदगी में आगे बढ़ना ही पड़ता है ना? उन्होंने धीरे से कहा। मैंने पूरी जिंदगी अच्छा इंसान बनने की कोशिश की, फिर भी आज जो सजा मुझे मिली है शायद मैं उसी लायक थी। अंकल चेन, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अब दोबारा यहाँ मत आना। सू बैंकिंग की आंखें लाल हो चुकी थी। वो मुझे नीचे तक छोड़ने आना चाहती थी। मैंने कहा, जरूरत नहीं। अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रखो। मैंने फोन देखा। स्वांकिंग कड़वी मुस्कान के साथ बोली, जब से उसे हमारे डिवोर्स के बारे में पता चला है उसने मुझे कभी बेटी नहीं माना। हर दिन मुझे देखकर बस गुस्सा करती रहती। मुझे ये सब सुनने का कोई धैर्य नहीं था और दिलचस्पी भी नहीं। मैं कार की तरफ बढ़ा और जाने लगा। सुबंकिन ने मुझे रोकते हुए कहा, अंकल चेन, इतनी भी क्या जल्दी है? कम से कम रुककर खाना खा लो या एक कप चाय पी लो। मैंने सिर हिलाया। मुझे जल्दी है। श्याओ बाओ की स्कूल छुट्टी होने वाली है। मुझे उसे लेने जाना है। अगर लेट हुआ तो उसकी माँ फिर मुझे डांटेगी। ये सुनते ही सू बैंकिंग बिल्कुल पत्थर की तरह जम गई, जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसका शरीर लड़खड़ा गया। चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया। मैं मुस्कुराया। अरे, मैं बताना तो भूल ही गया। श्याओ बाओ मेरी बेटी है। तुमने उसे अभी तक नहीं देखा। उसकी आंखें अपनी माँ जैसी हैं, लेकिन नाक और होंठ बिल्कुल मेरी तरह। वो बहुत प्यारी है। सुबेंकिंग एक शब्द भी नहीं बोल पाई। वो धीरे से सोफे पर बैठ गई, दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैं मुड़ा और बाहर निकल गया। दरवाजा बंद करते समय घर के अंदर से उसकी दिल चीर देने वाली रोने की आवाजें आ रही थी, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं तुरंत वहां से निकल गया और सीधा किंडरगार्टन पहुंच गया। पापा, एक नन्ही सी नरम और खुशबूदार बच्ची दौड़कर मेरी बाहों में आ गिरी। मैं मुस्कुराया। चलो जल्दी घर चलते हैं। मम्मी ने आज बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। छोटी सी शरारती बच्ची शर्मा गई। बेचारे पापा, पापा, मुझे तो आपके हाथ का खाना खाना है। मैंने उसकी नाक पर हल्की सी उंगली रखी।